हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। थंबनेल तो आप देख चुके होंगे कि आज इस वीडियो के अंदर मैं क्या कवर कराने वाला हूं। दोबारा मैं बता देता हूं, क्लास 12 के ही चैप्टर 1 के रिलेशन एंड फंक्शन के पीवाईक्यू में 2025 वाला मैं क्वेश्चन आपको कवर कराने वाला हूं। ठीक है, आज की वीडियो में 2025 कवर करेंगे, फिर अगली जो वीडियो आएंगे उसमें 2024 वाले, फिर नेक्स्ट वीडियो में 2023 वाले। क्लियर। 2025 के कौन कौन से क्वेश्चन है भाई, जितने भी आपके पास मैथ्स के जितने भी सेट थे, सेट 1, सेट 2, सेट 3, तीनों सेट के क्वेश्चंस आज इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मैं अगली और वीडियो डालूं तो आपको इंफॉर्मेशन मिलते जाए। तो टाइम वेस्ट ना करते हम स्टार्ट करते अपना टॉपिक। अब देखो, टॉपिक के अंदर आप क्वेश्चंस भी देख सकते हो। ये सारे हम जो है क्वेश्चंस कवर करने वाले आज की क्लास के अंदर कि भाई क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, साथ के साथ अगर मैं बात करूं तो आपके पास केस स्टडी भी है। ठीक है, कि भाई 2025 में इस चैप्टर की केस स्टडी कैसी आई थी वो भी हम देखने वाले हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का क्या कर लेते हैं, एक बेसिक इंट्रो ले लेते हैं कि भाई रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में ही जानते हैं सबसे पहले, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में कि भाई साहब रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहली बात आती है रिलेशन कि भाई साहब ये रिलेशन होता क्या है हमारे पास। ठीक है, अब देखो भाई, इतना तो आपको पता है रिलेशन वर्ड का मतलब ही क्या है हमारे पास। वही चीज रिलेशन वर्ड का मतलब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आपने 10th भी पढ़ी, 11th भी पढ़ी, तभी आज 12th में हो भाई साहब आप। ठीक है, अगर मैं x की जगह वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y किसकी वैल्यू मिलती है, आप बोलोगे भैया y की वैल्यू मिल गई। अगर मैं y की जगह पुट करूं, y की जगह पुट करूं तो किसकी वैल्यू मिल रही है, आप बोलोगे भैया x की वैल्यू मिल रही है। तो यही क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है कि भाई एक दूसरे पे डिपेंड होना। किसी एक की वैल्यू पुट करी, दूसरे की वैल्यू मिली, दूसरे की वैल्यू पुट करी, ठीक है, पहले की वैल्यू मिली, यही क्या कहलाता है, हमारा रिलेशन कहलाता है। बट हमको तो 12th के अंदर ये जानना है कि भाई टाइप्स ऑफ रिलेशन के रिलेशन कैसे कैसे होते हैं। तो अब जानेंगे इसी के अंदर कि भाई टाइप्स ऑफ रिलेशन, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन कौन से हमारे पास रिलेशन होते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा इधर, जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। जैसे मान लेता है आपका कोई ग्रुप है, उसमें कोई बंदा सेल्फिश है, जिसको अपनी लाइफ में खुद से मतलब है, दुनियादारी गई भाड़ में। तो जो सेल्फिश बंदा होता है ना, उसी को ही मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब भाई इसको राइटर ने कैसे प्रेजेंटेशन दिया, ये कहता है राइटर कि अगर आपने कहीं पर ए रखा तो वो दूसरी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ए ही होनी चाहिए, दोनों सेम वैल्यू होनी चाहिए। अगर दोनों सेम है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। जब इसको मैं क्वेश्चन से कराऊंगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, आप ये समझ लो कि आपके ग्रुप में अगर कोई भी वो सेल्फिश बंदा है, समझ लो सेल्फिश बंदे का नाम आप मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैटेगरी का बंदा है, जिसको खुद से प्यार है, खुद से मतलब है, ये क्या कहलाता है, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। अब बात आ जाती है अगला टॉपिक कि भाई साहब अगला रिलेशन कौन सा है। तो अगला रिलेशन होता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि मैं बोलूं अगर ए बी से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, मतलब ए बी के साथ रिलेशन में है, तो मैं बोलूंगा देन मैं क्रॉस चेक करूंगा क्या बी भी ए के साथ रिलेशन में होगा या नहीं होगा। क्लियर, अगर है ठीक है तो भाई ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगी। सिंपल भाषा में बोलूं, जिसको आप एक मीम्स में भी बोलते हो, दो तरफा मोहब्बत, कि मैं उससे प्यार करता हूं, वो मेरे से प्यार करती है, इस ऐसे रिलेशन को ही क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। याद रहेगा सिमेट्रिक रिलेशन कि ए बी के साथ रिलेशन में, तो बी ए के साथ भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। क्लियर। तीसरा रिलेशन जो आता है हमारे पास, उसका नाम होता है, ठीक है, एक और इसके स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, दूसरा, ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इधर इसका लिंक दे रखा है। ठीक है, तीसरा रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है भाई साहब, अब भाई ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है ये आप समझ लो कि क्या कहना चाहता है राइटर, बोलना चाहता है कि ए बी के साथ रिलेशन में होना चाहिए। क्लियर है बात।
और फिर क्या हुआ, बी ने किसी और के साथ रिलेशन बना लिया। अब आप देखोगे कि भाई बी वाला जो बंदा है वो दोनों तरफ मुंह मार रहा है, पहले ए के साथ रिलेशन में फिर सी के साथ। तो हुआ क्या, बी का पत्ता ही कट कर दिया, इसी को ही गोली मार दी तो बचा कौन, हम बोलेंगे बचा कौन, ए कॉमा सी। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए फिर, ए कॉमा सी होना चाहिए। मतलब कि जब हमारे पास ए बी के साथ रिलेशन में, बी और सी के साथ है, तो तब हमारा ए और सी भी आपस में क्या होने चाहिए, रिलेशन में होने चाहिए। मींस कि जो ट्रायंगुलर गेम होती है ना, कि भाई जैसे ए बी से प्यार करता था, बी सी से प्यार करता था, सी को ए से प्यार हो गया, ठीक है। इसी ट्रायंगुलर गेम को ही हम कौन सा रिलेशन बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। याद रहेगा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो हम जो 1.1 है वो हमारे इसी के बिहाफ पर है कि भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। अब इसके साथ साथ आपको दूसरा इंट्रो पढ़ना होगा जिसको हम बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन की मैं बात करूं कि भाई साहब फंक्शन क्या होता है हमारे पास, तो हमको दो टाइप के फंक्शन पढ़ने को मिलेंगे। एक तो वन वन, कि वन वन फंक्शन क्या होता है, फिर दूसरा हमको पढ़ने को मिलेगा ऑन टू, फिर एक और लास्ट होगा वन वन एंड ऑन टू। जानेंगे इसके बारे में। पहले तो ये जानो कि वन वन फंक्शन का एक और नाम होता है, ठीक है। ये नाम आपको याद होना चाहिए एग्जाम में। ये नहीं कि डायरेक्टली वो वन वन बोलेगा, वो बोलेगा भाई साहब इसके दूसरे नाम से, जिसका नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन। तो कंफ्यूजन मत हो जाना, ये इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, आपको याद होना चाहिए। इंजेक्टिव बोले तो वन वन फंक्शन। अब ये वन वन फंक्शन के बारे में मैं सिंपल इंट्रो देता हूं, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो राइटर के अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल इंट्रो में ये समझ लो कि वन वन फंक्शन क्या होता है, जिसकी एग्जैक्ट एक ही इमेज बनती है। जैसे दो का रिलेशन चार के साथ हो गया, ठीक है, तीन का रिलेशन नौ के साथ हो गया, चार का रिलेशन 16 के साथ हो गया, जिसका एग्जैक्ट एक ही इमेज बनी है, ना एक से ज्यादा ना एक से, ठीक है, कम तो होगी ही नहीं, ठीक है, एग्जैक्ट एक ही इमेज बने, उसी का नाम क्या कहते हैं, हम वन वन फंक्शन बोलते हैं। क्लियर। जैसे सपोज लाइक मैंने वन रखा, ये वन आ गया, माइनस वन रखा, ये आ गया, टू रखा, फोर आ गया। तो भाई साहब ये वन वन का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है, आप बोलोगे भैया इधर हमारे पास माइनस वन और वन की दो इमेजेस बन रही है, कहां पर, यहां पर। क्लियर है बात। तो पहला वर्ड क्लियर हो गया, वन वन फंक्शन होता क्या है हमारे पास, जिसकी एग्जैक्ट एक ही इमेज बने। क्लियर। अब इसके साथ साथ आपको दूसरा पता होना चाहिए, वन वन के साथ ऑन टू फंक्शन। अब भाई साहब ये ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इसका ऑन टू फंक्शन तो जानने से पहले आपको इसका दूसरा नाम भी याद होना चाहिए। रिकॉल करो दूसरा नाम क्या था, आप बोलोगे भैया इसका दूसरा नाम होता है हमारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। क्लियर। क्या होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन। अब बात आ जाती है ये होता क्या है, ये कहना चाहता है, ठीक है, मीनिंग लिख रहा हूं इधर समझना, ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन। अब बोलोगे भैया जी ये लैंग्वेज तो हमको समझ नहीं आ रही, ये आपने क्या लिख दिया कि ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेजेस इन डोमेन। मतलब समझो क्या कहना चाहता है ये। आपको एक बात पता होगी कि भाई साहब ये वाला बंदा हमारा डोमेन होता है, 11th में पढ़ा था, ये वाला बंदा हमारा कोडोमेन होता है, ये बात आपने पढ़ी हुई थी। क्लियर। तो भाई साहब ये कहना चाह रहा है जैसे वन है, वन की इमेज बन गई, इधर मान लेते हैं टू, ठीक है जी, टू की इमेज बन गई क्या, फोर, ठीक है, थ्री की इमेज क्या बन गई हमारे पास, सिक्स, ठीक है जी, फोर की इमेज क्या बन गई हमारे पास, एट। क्लियर। तो ये वन वन भी बोल सकता हूं और इसी को क्या बोलूंगा मैं, ऑन टू फंक्शन भी बोलूंगा, क्योंकि कोडोमेन के सारे बंदे देखो, सारे बंदों की यहां पे प्री इमेजेस है या नहीं, प्री इमेजेस का मतलब लिंक में है या नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया लिंक में है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। जैसे सपोज करो मान लेते हैं आठ है,
क्लियर। मैं पूछता हूं क्या ये एग्जांपल होगा, आप मना कर दोगे, बोलोगे भैया यहाँ कोडोमेन में जो 8 है, इस 8 की यहाँ पर कोई भी इमेजेस नहीं है, तो इसलिए ये ऑन टू का एग्जांपल नहीं होगा। क्लियर ये बात। या फिर मैं बात करूं कि भैया क्या ये हमेशा एक एक को ही लेकर होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे किसी क्वेश्चन में 1 रखा 1 आ गया, -1 रखा ये आ गया, 2 रखा 4 आ गया, क्या ये ऑन टू का एग्जांपल है या नहीं है? भाई ये भी ऑन टू का एग्जांपल होगा। मैंने क्या बोला, कोडोमेन की प्री इमेजेस होनी चाहिए, मतलब यहाँ जो भी बंदे हैं उनकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी ही चाहिए, और आपके पास चाहे 1 बने, चाहे 2 बने, चाहे 3 बने, ये सारे ही क्या कहलाते हैं, हमारे पास ऑन टू फंक्शन कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात ऑन टू फंक्शन। अब बात आ जाती है जब आपको ऑन टू क्लियर हो गया, ठीक है, अब बचा क्या ऑन टू के बाद, तो ऑन टू क्लियर हो गया तो आपके पास अगला टॉपिक आता है 1 एंड ऑन टू, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, लॉजिकल बात है भाई, बाइजेक्टिव का मतलब वो हो गया ऐसा फंक्शन जो मेरा 1 भी डिक्लेयर हो जाए और ऑन टू भी डिक्लेयर हो जाए, कि जिसको मैं 1 भी बोल सकता हूं और ऑन टू भी, जो दोनों ही फंक्शन होता है उन दोनों फंक्शन का जो नाम निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस चैप्टर का इंट्रो क्लियर हो गया होगा। अब हम जल्दी से पीवाईक्यू बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन आते हैं ये वाला, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और देखो जो मैंने इधर 1 और ऑन टू आपको बताया था ना भाई, ये चीजें हमने अभी बेसिक से सीखी है, राइटर के अकॉर्डिंग भी जानेंगे कि राइटर के अकॉर्डिंग करना कैसे हमको। ठीक है, तो राइटर के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। कहता है कि सपोज करो कि ए और बी हमारे पास डिफाइन कर रखा है फंक्शन, ये आपको फंक्शन दे रखा है, जहां पे बताया कि ए जो होगा कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट 3 को छोड़कर। ए मेरा कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन 3 को छोड़कर। सेम बात बी भी डिफाइन कर रखा है कि कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन 1 को छोड़कर। अब इसने बताया डिस्कस करना है क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, और यही क्वेश्चन 2025 के अंदर कितने मार्क्स का है बच्चों, 2 मार्क्स का। क्लियर है बात। अब भाई करते हैं जरा कैसे, देखो ध्यान देना, सबसे पहले मेरे को तो देखना है कि बाइजेक्टिव फंक्शन वही फंक्शन होता है जो मेरा 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो सबसे पहले मैं इधर समझूंगा 1 फंक्शन को लेकर, 1 फंक्शन। ठीक है, अब देखो राइटर ने क्या करा कि 1 फंक्शन को लेकर ना एक थ्योरम दी है, वो थ्योरम क्या है, उसी से ही आपके नंबर्स आने, पहली बात। ठीक है, तो राइटर ने थ्योरम दिया है कि एवरी फंक्शन, और ये लाइन हर क्वेश्चन में लिखनी है आपको, एवरी फंक्शन इज अ 1 फंक्शन, 1 फंक्शन इफ f(x1) इज इक्वल टू f(x2), अगर ये दोनों बराबर है कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो आप बोलोगे इंप्लाइज कि x1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, x2 आना चाहिए। मीनिंग क्लियर हुई। राइटर बोलता है कोई भी फंक्शन में 1 डिक्लेयर कर सकता हूं अगर मेरे पास ये वाली बात इसके क्या हो, बराबर आ जाए। ठीक है, अब इसी चीज को हम समझते हैं कि करना कैसे है। इसके लिए बेसिक बात समझना, जैसे कि मान लेते हैं मैंने कोई फंक्शन दे रखा है x-2, मैंने इधर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, क्या लिख दिया 2। तो आप बोलोगे भैया आपका मतलब x की जगह क्या लिखना है, जहां भी x नजर आएगा आप बोलोगे भैया 2 लिखना है। मैं बोलता हूं बाबू अगली बार मैंने क्या करा, यहाँ 10 लिख दिया, तो आप बोलोगे भैया x की जगह 10 नजर आ रहा है, तो जहां भी x होगा वहां पे क्या लिख दोगे आप, 10 लिख दोगे। मीनिंग क्लियर हो रही है। अगर मैंने f(x1) लिख दिया तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे जो भी x की जगह है वहां पे आप x1 लिख दोगे। अगर मैं यहाँ x2 लिख देता हूं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमने x2 लिख दिया है। क्लियर, तो मतलब वही कहानी यहाँ पर है। तो हम चेक करते हैं, नाउ वी नीड टू चेक। ठीक है, हमको इसको चेक करने की जरूरत है। कैसे चेक करना है, सबसे पहले f(x1) इज इक्वल टू f(x2), आप फंक्शन चेक करोगे। क्वेश्चन के अंदर मुझे फंक्शन दे रखा था, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर मुझे फंक्शन दे रखा था, आप देख सकते हो क्या था फंक्शन, फंक्शन दे रखा था ये
x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3, ये दे रखा था नहीं दे रखा था। अब भाई लॉजिकल बात है x1 चाहिए, तो जहां जहां मेरा x है वहां वहां क्या आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा। हमने 1 कर दिया, ठीक है जी। सेम का नहीं, यहाँ पे x2 है तो क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां पर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 2 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करना था, आप बोलोगे अब कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर, क्योंकि इस कंडीशन को सॉल्व करते हुए अगर ये दोनों आपस में बराबर आ गए तो समझ लो राइटर के अकॉर्डिंग ये 1 1 फंक्शन होगा ही होगा। क्लियर, तो अब जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x1 माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, x2 माइनस 3 से। सेम बात इधर, x2 माइनस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x1 माइनस 3 से होगा। ठीक है, अब जरा कर देते हैं मल्टीप्लाई। अगर मैं मल्टीप्लाई करने बैठा तो आपको पता है x1 को x2 से करेंगे तो x1 डॉट x2 आ गया, माइनस इसको करा तो 3x1 आ गया। सेम बात यहाँ पे मल्टीप्लाई करी तो 2x2 आ गया, माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया इक्वल टू। क्लियर, सेम चीज मल्टीप्लाई करो, x1 x2 आ गया, माइनस का मल्टीप्लाई किया 3x2 आ गया, माइनस का 2x1 आ गया और प्लस का 6 आ गया। अब भाई जो कट रहा है काट दो, आप देखोगे 6 से 6 कट गया जी। और देखिए क्या कट रहा है, आप बोलोगे भैया ये वाला भी हमारा प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसको भी इससे उड़ा दो, उड़ा दिया मैंने। अब जो बच रहे हैं वो लिख लेते हैं, क्या क्या बच रहे हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास बच क्या रहा है, माइनस 3x1 माइनस का 2x2 इक्वल टू, मैं बात करूं माइनस का 3x2, ठीक है, माइनस का 2x1, ये हमारे पास बच रहा है। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, क्या कैलकुलेशन, वही x1 वाले एक तरफ x2 वाले एक तरफ कर देते हैं जरा भाई साहब। हमारे को पता है ये हमारे पास माइनस का है तो इधर आके क्या होगा, आप बोलोगे भैया ये प्लस होगा, मैंने प्लस कर दिया। ये भी हमारा उधर जाके प्लस होगा, हमने प्लस कर दिया। अब ये आ गया हमारा माइनस x1 इजकल टू माइनस x2, माइनस से माइनस कट गया, x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। क्लियर, ठीक है, ये आया ही नहीं आया बराबर। तो राइटर क्या बोलता है कि राइटर बोलता है कि कोई भी फंक्शन मेरा 1 1 फंक्शन होगा, अगर मेरा f(x1) और f(x2) बराबर हो तो मेरी ये कंडीशन भी होनी चाहिए। और आप देखो ये कंडीशन आ गई। क्लियर हुई बात। अब इसके साथ साथ आप एक और लाइन लिख देना ताकि एग्जामिनर को ऑप्शन ही ना मिले आपके नंबर काटने के, कौन से, जब भी 1 1 चेक करने जाओ तो यहां एक और बात लिखनी है, ठीक है, कि डोमेन has exactly one image इसके अंदर इन कोडोमेन के अंदर इसकी 1 इमेज है, तो hence it is 1 1 फंक्शन। क्लियर है बात, ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेरा 1 1 फंक्शन कहलाएगा। क्लियर, ठीक है। अब बात आ जाती है कि भाई साहब ऑन टू, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए मुझे 1 1 भी दिखाना और ऑन टू भी। क्लियर, अब ऑन टू कैसे प्रूफ करें, जरा देखते हैं ऑन टू प्रूफ करने के लिए। ऑन टू फंक्शन, अब बात आ जाती है ये ऑन टू फंक्शन होगा कैसे, ठीक है। क्लियर, अब भाई देखो किसी भी फंक्शन को मैं ऑन टू फंक्शन कब बोलूंगा, राइटर के अकॉर्डिंग समझना है अभी हमको, ठीक है। एवरी फंक्शन, ठीक है, एवरी फंक्शन इज अ ऑन टू फंक्शन, इज ऑन टू फंक्शन इफ fx इज इक्वल टू y। किसी भी फंक्शन को मैं ऑन टू तब बोलूंगा जब मेरा fx किसके बराबर आ जाए, y के बराबर आ जाता है, ठीक है। अब देखो हम चेक कैसे करेंगे, ठीक है, चेक करने का तरीका, चेक भी करना है हमको, तो हमारे को जो क्वेश्चन दे रखा था वो आपने पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। क्लियर, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप एज्यूम करोगे कि fx को क्या मानोगे, y मानोगे, क्या मानोगे आप, y मानोगे, क्या मानना है, y माना, ठीक है जी। आपने इधर क्या करा, इसकी जगह फिर क्या लिख दोगे, आप बोलोगे भैया y लिख देंगे, y लिख दिया मैंने। अब यहां से क्या करना होता है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी होगी, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगी वो आप देखोगे इधर,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 मानते हुए, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, वाई एक्स माइनस का 3y इजकल टू एक्स माइनस 2 आ गया। क्लियर। अब भाई x वाले एक साइड, विदाउट x वाले एक साइड, तो मैंने क्या करा, वाई एक्स, ये माइनस का इधर आ गया, ये -2, ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो गया, ठीक है। इसमें x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, तो y -1 आ गया, 3y माइनस का 2, क्योंकि -2 पीछे लिख दिया, मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, आप बोलोगे भैया डिवाइड हो जाएगी, हमने डिवाइड कर दिया, ये x की वैल्यू निकल गई, ठीक है। क्या निकल गई, x की वैल्यू। क्लियर। और एक और चीज नोट करो, यहां से भी आप चेक बोल सकते हो, ठीक है। यहां इसने एक बात बोली कि जो b वाला पोर्शन है वो कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन 1 नहीं होगा। चेक कर सकते हैं, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो b वाला पोर्शन, y वाला b है हमारा, b की जगह मतलब y की जगह में इसने खुद बोला कि मैं y की जगह क्या 1 नहीं रख सकता, क्योंकि रख दूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 0, और 0 से कोई कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप एक बात समझे कि यहीं से मेरे को पता तो चल गया ये है, लेकिन अभी प्रेजेंटेशन और करनी है, ठीक है। तो अब देखो इसके आगे, ये x की वैल्यू निकली, तो दोबारा से जो मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है एफ एक्स इक्वल टू वाई निकलना चाहिए था, मेरा ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, x की जगह वैल्यू उठा के पुट कर दी, यहां भी पुट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, x भी छोड़ सकते हैं हम, ठीक है, अपॉन में y -1, मैंने x की जगह रख दिया 3y -2 अपॉन में y -1 माइनस का 2 अपॉन में सेम चीज 3y माइनस का 2, x की जगह रख रहा हूं, किसकी जगह रख रहा हूं, x की जगह ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब आपको पता है मैं इसका क्या लेने वाला हूं, आप बोलोगे भैया जी एलसीएम लेने वाले हो, एलसीएम ले लिया जी। सेम कहानी यहां पर भी मैं बात करूं तो इससे ये कटा है तो काट दिया, ठीक है जी। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, 3y माइनस का 2 माइनस का 2y, ठीक है, माइनस माइनस आप बोलोगे प्लस हो गया जी, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे 3y माइनस का 2 माइनस का 3y माइनस माइनस प्लस हो गया जी, ठीक है। अब आप देखोगे 2 से 2 कट गया, लॉजिकल बात है, यहाँ 3y से 3y कट गया। अब देखो 3y में से 2y गए तो आप बोलोगे यहाँ पे y बचता है, और नीचे क्या बचा 1, तो मेरा किसके बराबर आ गया, y के बराबर। तो राइटर थ्योरम बोलता है कि भाई मैंने क्या बोला था कि fx किसके बराबर आना चाहिए, y के बराबर, आया ही नहीं आया, तो आ गया। तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। लेकिन इससे पहले आपको एक लैंग्वेज लिखनी है, क्या लैंग्वेज लिखनी है वो बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। वो लैंग्वेज ये लिखनी है कि कोई भी फंक्शन, ठीक है, यहां पे जो ऑन टू की लास्ट लैंग्वेज लिखी थी, क्या लिखी थी सोचो, मैंने बोला था ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज, ठीक है, इन डोमेन, इसके अंदर है, डोमेन के अंदर। तो अगर कोडोमेन के सारी प्री इमेजेस बन जा रही है किसमें, डोमेन में, तो आप बोल सकते हो हेंस इट इज ऑन टू फंक्शन, क्लियर बात, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन में तो ये बात बोली गई थी कि आपको ये बताना है कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं। अब बाइजेक्टिव क्या होता था, आप बोलोगे भैया बाइजेक्टिव वो होता था कोई भी फंक्शन मेरा 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, और ये क्वेश्चन मेरा दोनों हो गया, 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो आप लिख दोगे इधर कि फंक्शन इज, ठीक है, कि जो भी मेरा फंक्शन है, ये मेरा जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन इज, ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू, हेंस इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, इसलिए ये क्या होगा, हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। मीनिंग क्लियर हुई बाइजेक्टिव फंक्शन को लेके कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है हमारे पास, क्लियर, कि कोई भी फंक्शन अगर मेरा 1 1 और ऑन टू हो जाए तो समझ लो वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जिस बच्चे को अगर ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया, ठीक है, अच्छे से, तो समझ लो आपके पास फंक्शन का कॉन्सेप्ट, आपको जो 2025 के अंदर क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे कवर हो गए हैं, क्लियर, ठीक है। ज्यादा कोई टफ लेवल नहीं था, बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे 1 1, मतलब चैप्टर 1 के बहुत बेसिक क्वेश्चन ही है, ज्यादा हाई लेवल के नहीं है इधर, ठीक है। अब चलते जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये आ गया अब एक नंबर का क्वेश्चन, एसेंशियल भी आया था हमारे पास। अब एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए भाई करे तो करे क्या, ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज है। आपको देखना है कि भाई इसने डिफाइन क्या कर रखा है कि z जो है वो सेट है किसका, इंटीजर नंबर का, जहां पे z से z है, तो हमने इसको 1 नंबर के हिसाब से एरो डायग्राम यूज कर लिया, मतलब z सा z आ गया जी, ठीक है। इसने फिर डिफाइन करा कि मेरा फंक्शन जो होता है fx भी बता दिया क्या था, 3x - 5 के बराबर, ठीक है जी। जहां बताया कि x के जितने भी एलिमेंट लिए जाएंगे, x के जितने भी एलिमेंट लिए जाएंगे वो किसके होंगे, आप बोलोगे इंटीजर नंबर के, मतलब ये भी बात क्लियर हो गई कि x के जितने भी एलिमेंट है वो इंटीजर नंबर के हैं। अब बताना है क्या ये बाइजेक्टिव था या नहीं था। अब जरा जल्दी से चेक करते हैं कि बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो पहले 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक तरीके से, ये नहीं कि आप पूरा लंबा कर रहे हो जो भी पीछे करा के आया हूं, एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर के हिसाब से x की जगह 1 पुट करके देखो। आप बोलोगे भैया x की जगह मैंने क्या पुट करवाया, आपसे 1 पुट कराया, कैलकुलेशन माइंड में कर लो तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। -2 आ गया, मैं बोलता हूं अगली बार 0 पुट करके देखो, 0 पुट करके -5 आ गया, मैं बोलता हूं अगली बार -1 पुट करके देखो, -8। तो आपके माइंड में एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई साहब इधर जो है मेरे पास है ना, एग्जैक्ट हर एक फंक्शन की एक एक इमेज तो बनी रही है, मतलब ये मेरा 1 1 तो है ही। अब बात करते हैं ऑन टू को लेकर। ऑन टू में मैंने क्या करा, कोई नंबर एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं मैंने इधर का नंबर मान लेते हैं -1 मान लिया, ठीक है, क्योंकि -2 था, ठीक है, -1 मान लिया मैंने, या 0 भी। देखते क्या -1 की यहाँ इमेज बन पा रही है नहीं बन पा रही, जरा चेक करते हैं, ठीक है, कि जो मेरा फंक्शन था, फंक्शन में क्या माना मैंने, -1, माइनस का इधर आके आप बोलोगे भैया ये प्लस हो जाता है, तो बचा 4, मल्टीप्लाई के इधर जाके डिवाइड। अब ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये नंबर मेरा इंटीजर नंबर कहलाता है। आप बोलोगे भैया 4/3 कभी भी मेरा इंटीजर नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब यहां इसकी कोई प्री इमेज बन पाई, आप बोलोगे नहीं बन पाई। या अगर मैं बात करूं 0 लेकर चेक कर लो, क्या 0 की बन पा रही है, नहीं बन पा रही, आप बोलोगे 0 की भी नहीं बन पाएगी। तो सोचो क्या ये ऑन टू है या नहीं है, आप बोलोगे ये ऑन टू नहीं है। तो इट मींस कि मेरा एसेंशियल ट्रू हुआ या फॉल्स हो, आप बोलोगे एसेंशियल तो हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि एसेंशियल में ये बात कर रहा था बाइजेक्टिव, और कोई भी फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव तभी कहलाएगा जब मेरा 1 1 और वो ऑन टू होता है। इट मींस ये मेरा 1 1 तो है, 1 1 तो है, बट मेरा ऑन टू की यहां पर कोई भी प्री इमेजेस नहीं आ रही, तो ऑन टू नहीं है, तो इसलिए मेरा बाइजेक्टिव नहीं होगा। अब बात करते रीजन, क्या रीजन सही कह रहा है बंदा, कहता फंक्शन इज द बाइजेक्टिव, फंक्शन इज द बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ द, ठीक है, कोई भी फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव होगा कब होगा, जब वो मेरा सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव होता है। सही बात है भाई, किसी भी फंक्शन को मैं बाइजेक्टिव तभी बोलूंगा जब वो मेरा क्या होगा, बाई सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव भी होता है। क्लियर, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन भी वही 1 1 और ऑन टू को लेकर ही बात कर रहा है कि 1 1 और ऑन टू के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो जल्दी से उसी तरीके से आपको करना है कि, ठीक है, क्या कहता है कि फंक्शन दे रखा है, वो r से r डिफाइन कर रखा है, जहां पे फंक्शन है हमारे पास, जहां पे x के बारे में बताया कि x हमारे पास कोई भी रियल नंबर होगा। अब देखना है क्या ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं, ये हमारा 3 मार्क्स के अंदर था क्वेश्चन, ठीक है। तो वही चीज है कि सबसे पहले मुझे लिखना है कि 1 1 फंक्शन क्या होता है। 1 1 फंक्शन आपको पता है कि भाई 1 1 फंक्शन है क्या हमारे पास, ठीक है। आप बोलोगे कि कोई भी फंक्शन मेरा 1 1 फंक्शन होता है, एवरी फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन, वही सेम लैंग्वेज जल्दी से हम देखते हैं, एवरी फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन, ठीक है, इफ f(x1) बराबर f(x2) हो, तो देन मैं बोलूंगा कि तब मेरा आंसर क्या आना चाहिए बच्चों। आप बोलोगे भैया जी x1 बराबर x2 आना चाहिए, ये बात आपने हमको बताई थी। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब बात आ जाती है, चलो अब चेक करते हैं, वी नीड टू चेक, हमको जरूरत है चेक करने की क्या है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, आप बोलोगे चेक करने के लिए पहले f(x1) = f(x2) लिखते हैं हम। अब आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि क्वेश्चन के अंदर मेरा fx क्या था, आप बोलोगे क्वेश्चन के अंदर fx था 4x³ - 5 था, यही था fx। तो मतलब मेरे को अगर यहां मैंने 1 लिखा तो यहां भी बताइए x की जगह क्या आएगा, आप बोलोगे 1 आएगा। तो मैंने लिख दिया जी भाई इधर x की जगह x1,
और जो 5 था 5। सेम कहानी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने स्क्वायर वो x2 लिख दिया। अब भाई 5 से 5 कट गया, बचा क्या, वो आपने इधर लिख लिया जी, x2 का क्यूब। 4 से 4 कट गया। अब भाई यहाँ पे हमारा आ गया क्या, क्यूब, तो क्यूब से क्यूब हट जाएगा, तो बचा क्या हमारा x1 इजकल टू x2। तो मैं पूछूं क्या ये 1 1 फंक्शन है या नहीं, आप बोलोगे डेफिनेटली ये 1 1 फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको अपने बेसिक से भी चेक करने बैठूंगा तो भी निकलेगा, हर एक बंदे की एग्जैक्ट 1 इमेज निकलेगी। x की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, एग्जैक्ट क्या निकलेगी, 1 इमेजेस निकलेगी। तो आप लिख दोगे इधर क्या लैंग्वेज लिखोगे कि डोमेन हैज, ठीक है, डोमेन हैज एग्जैक्टली 1 इमेज, एग्जैक्टली 1 इमेज। किसके अंदर है, आप बोलोगे इन कोडोमेन। तो हेंस इट इज 1 1 फंक्शन। बात क्लियर हो गई 1 1 फंक्शन को लेकर, क्लियर जी। अब बात करते हैं 1 1 के बाद मुझे क्या प्रूफ करना है, आप बोलोगे ऑन टू भी बताना है। तो ऑन टू भी देखते हैं जरा, क्योंकि 1 1 एंड ऑन टू दोनों चाहिए, तो वो दोनों होना चाहिए, पहले 1 1 भी होना चाहिए, साथ के साथ ऑन टू भी होना चाहिए। अब जरा ऑन टू चेक करते हैं। भाई ऑन टू के लिए भी मैंने लाइन लिखी थी, याद करो पीछे। आप बोलोगे भैया एवरी फंक्शन इज द ऑन टू फंक्शन, एवरी फंक्शन इज द ऑन टू फंक्शन इफ, ठीक है, every function is a on to function, is on to function if, ठीक है, f(x) is equal to y, ठीक है। और हाँ प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, जैसे मैं आपको ये PYQ करा रहा हूं, तो पहली वीडियो जो आई है चैप्टर 1 की वो 2025 की, दूसरी वीडियो 2024 की, अगली वीडियो 2023 की। भाई उसके बाद जो चौथी वीडियो आएगी ना, वो उसमें वो क्वेश्चंस होंगे जो CBSE के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। क्लियर है बात। तो यहां से चैनल से क्या हुआ, आपके PYQ भी कवर हो जा रहे हैं, और साथ के साथ 2026 में जो क्वेश्चन आने वाले वो भी आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर। तो अब आते हैं ऑन टू को लेकर। तो जो क्वेश्चन था हमारे पास, इसको हमने लिख लिया। इस क्वेश्चन में मैं f(x) को क्या मानूंगा, आप बोलोगे भैया y मानेंगे, y मान लिया। तो हमने क्या करा, इधर y आ गया। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो माइनस का इधर जाकर प्लस हो गया, मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके आप बोलोगे डिवाइड हो रही है, डिवाइड कर दी हमने। और क्यूब इधर जाके आप बोलोगे भैया ये क्यूब रूट हो जाता है, क्यूब रूट का मतलब ये 1/3 हो जाता है, हमने लिख दिया। तो सबसे पहला टारगेट ऑन टू निकालने के लिए हमको ये चाहिए होता है कि x की वैल्यू निकालना। क्लियर हुई बात, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, आप बोलोगे भैया x की वैल्यू को हम अब क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा, f(x) इजकल टू 4x³ - 5 था। मैंने क्या करा, x की जगह वैल्यू पुट कर दी, जो भी मेरी वैल्यू आई थी आप देख सकते हो, ठीक है। y + 5 अपॉन में 4 की पावर 1/3। तो 4 अपनी जगह मैंने x की जगह रखा, y + 5 अपॉन में 4 इसकी पावर 1/3। और इस पूरे के बाहर क्या था, क्यूब था, तो क्यूब लगा दिया, -5 था तो 5 लगा दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया पावर से पावर कट जाएगी, काट दीजिए। बचा क्या मेरे पे, 4 ब्रैकेट y + 5 अपॉन में 4 माइनस का 5, तो 4 से 4 कट गया। तो आप देखोगे y + 5 - 5, 5 से 5 कट गया, आंसर क्या आ गया, y आ गया। और जब y आ गया तो आप बोल सकते हो कि हाँ क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं, आप बोलोगे डेफिनेटली ये ऑन टू फंक्शन है। क्यों, क्योंकि भाई साहब इस y का आने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी मेरे पास ऑल एलिमेंट ऑफ, ठीक है, ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज। किसके अंदर है, आप बोलोगे इन डोमेन, हैंस इट इज ऑन टू फंक्शन। बात क्लियर हुई,
ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया। और कोई भी फंक्शन अगर मेरा 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आप बोलते हो वो हमारा 1 1 भी कहलाता है और ऑन टू भी कहलाता है। तो आप लिखोगे हैंस फंक्शन इज द 1 1 एंड ऑल्सो ऑन टू, हैंस इट इज द 1 1 एंड ऑन टू, या बोल सकते हो बाइजेक्टिव भी होगा। क्लियर? तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चों के माइंड में ये बात चल रही होगी, भैया आपने जो पहला इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था इतना ही बड़ा था, ठीक है, ये इससे पहले वाला पहले ही क्वेश्चन था, ठीक है, ये तो 2 मार्क्स का था, ठीक है, और जो अभी आपने कराया ये 3 मार्क्स का है। तो भाई यहाँ पे है ना सेट का फर्क पड़ा है, जिस सेट में ये 2 मार्क्स का है तो उसके साथ एक एमसीक्यू आ गया जो कि मैंने 2 कराए थे। ये अगला सेट है कि अगले सेट में डायरेक्ट एमसीक्यू ना आके 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन उसने दे दिया। क्लियर? तो डिपेंड होता है कि भाई आपको कौन सा सेट मिल रहा है एग्जाम के अंदर। क्लियर? देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, सेम कंडीशन उसके और में आ रखा था। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 3 था ये 3 का हमारा ऊपर वाला पार्ट था, इसी के और में इसने दूसरी कैटेगरी का एक क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन की शक्ल देख के भी आपको एनालाइज करना है भाई कौन सा क्वेश्चन छोटा है कौन सा बड़ा है, तभी आपका टाइम सेव होगा। ये नहीं कि पता चल रहा है दोनों आते हैं और दोनों करने में लग रहे हो भाई। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन अगला क्या कहता है इस बार, अब फंक्शन की कहानी खत्म हो गया, रिलेशन आ गया। कहता है कि आपको एक आर है, ठीक है, रिलेशन डिफाइन कर रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, किसका सेट है, नेचुरल नंबर का, सच दैट, इस तरीके से जहां एक्स और वाई का रिलेशन बता रखा है कि एक्स वाई इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, कि एक्स और वाई को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, हमेशा एक्स और वाई को जब भी मल्टीप्लाई करूंगा तो जो भी नंबर मिलेगा वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। जैसे सपोज करो, ये मीनिंग क्या कहना चाह रहा है कि जैसे 2 कोमा मैंने 4 ले दिया, ठीक है, अब मैंने क्या करा 2 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 8, क्या 8 किसी का स्क्वायर होता है, आप बोलोगे नहीं होता, तो ये गलत है। मैंने लिखा 2,8 लिखा, आंसर कितना आ गया 16, क्या 16 किसी का स्क्वायर होता है, आप बोलोगे डेफिनेटली 4 का स्क्वायर होता है। तो ये यही मीनिंग कहना चाह रहा है कि एक्स और वाई इस तरीके से है कि जब भी एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर निकलेगा किसी ना किसी नेचुरल नंबर का। क्लियर? अब आपको ये देखना है कि एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर थे, क्लियर कट बोल दिया। डिटरमाइंड करना है, देखना है क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। अब भाई साहब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो मेरा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। मतलब कि भाई एक ही टाइम पे कोई बंदा सेल्फिश भी बन जाता है, दो तरफा मोहब्बत भी हो रही है और ट्रायंगुलर गेम भी खेल रहा है, तो उस बंदे को मैं क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो लेट ना करते हो, जरा स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के टॉपिक को भी। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम समझते हैं, जरा सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, ठीक है, इफ राइटर ने दिया है ए कॉमा ए, किससे बिलोंग्स होना चाहिए, आर से। ठीक है, मैंने क्या बोला था, याद करो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था, आपने बोला भैया जो सेल्फिश बंदा होता है जिसको खुद से प्यार होता है, मतलब अब समझो खुद से प्यार क्या, कि यहाँ पे जो वैल्यू रख रहा हूं वही वैल्यू यहाँ आनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं कि कैसे ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो मेरे को दे रखा था, क्या दे रखा था, रिलेशन डिफाइन कर रखा था एक्स कॉमा वाई का इस तरीके से कि एक्स वाई इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, यही बता रखा था। ठीक है जी, अब देखो मेरे को क्या कहता है, ए कॉमा ए का मतलब कि अगर मैंने यहाँ 1 लिखा तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, पहले मैंने 1 1 लिखा, अब मैंने क्या करा, इन दोनों का क्या करा, मल्टीप्लाई करने पे, तो मैं चेक करता हूं जरा, ठीक है, कि 1 इंटू 1 क्या आंसर दे रहा है, 1। क्या 1 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता, आप बोलोगे डेफिनेटली भैया 1 किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है, 1 का। मैंने अगला नंबर लिया, ठीक है,
मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई साहब ये तो मेरा रिलेशन में आ गया। अब मैंने एक और नंबर लिया, सेम एग्जांपल, 2 इंटू 2 कितना देगा? आप बोलोगे भैया 4 देता है। क्या 4 भी किसी का स्क्वायर है या नहीं है? आप बोलोगे डेफिनेटली स्क्वायर है। मैं लिखता हूं 3, कितना आ गया 9। तो क्या ये किसी का स्क्वायर है या नहीं? आप बोलोगे डेफिनेटली स्क्वायर है। तो इट मींस आप क्या समझे, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे भैया रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। या मैं इसको दूसरे वर्ड में समझना चाहूं कि नंबर की जगह आप अल्फाबेट्स यूज करते, कि सपोज करो इसको आप ऐसे यूज कर लेते कि x, y, सॉरी, क्योंकि भाई सेम सेम चाहिए थे, x लिया हमने एलिमेंट। तो ये क्या कहता है कि जब ये दोनों होंगे तो आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, जो कि क्या कहता है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है या नहीं? आप बोलोगे डेफिनेटली स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। तो आप क्या लिख सकते हो कि हैंस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात क्लियर हुई रिफ्लेक्सिव रिलेशन को लेकर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब वही वैल्यू आपको, जैसे आपने 1 1 लिया तो 1 1 इस क्वेश्चन की कंडीशन में रिलेशन में पुट करके देखो, अगर सेटिस्फाई हो गई तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। क्लियर? अब बात आ जाती है सिमेट्रिक रिलेशन को लेकर कि भाई साहब सिमेट्रिक रिलेशन कैसे करें। ठीक है, अब भाई साहब मैं बात करूं सिमेट्रिक रिलेशन को लेकर, तो भाई साहब सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है कि अगर ए कोमा बी, अगर ए बी के साथ रिलेशन में है तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या इसका अपोजिट रिलेशन भी बनेगा या नहीं बनेगा, ये बात मुझे देखनी पड़ती है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले लिखा, ठीक है, नाउ मैंने लिखा सबसे पहले कि इफ ए कोमा बी रिलेशन में है, मतलब क्या हो गया, जिसको आपने x कॉमा वाई बोल दिया। तो आपने देखा x और y रिलेशन में होते हैं तो मेरे को क्या आता है कि x कॉमा वाई है तो इनका प्रोडक्ट करके कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही, जो कि मैंने क्या मान लिया, k मान लिया। क्योंकि भाई स्क्वायर क्यों लगाया, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का वो स्क्वायर हो सकता है। क्लियर जी? ओके। अब अगर मैं देखूं इसको, मैंने क्या करा, इसका एक वर्ड यूज कर रहा हूं, सोचना ये क्या कभी बचपन में पढ़ा था या नहीं? मल्टीपल ऑफ कॉम्युलेटिव। आप बोलोगे हाँ भैया ये तो याद है, हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि 3 इंटू 2 करूं या 2 इंटू 3 करूं, हमेशा आंसर क्या आता है, 6 आएगा, मतलब रेसिप्रोकल। और इसी को हम बोलते थे मल्टीपल ऑफ कॉम्युलेटिव। यही वर्ड ही बोलते थे या नहीं? आप बोलोगे डेफिनेटली बोलते थे। तो बच्चों यही कहानी है। मैं इसका अगर रिवर्स कर दूं y इंटू एक्स तो भी क्या आएगा? आप बोलोगे के स्क्वायर आएगा। सेम ही बात आएगी, अलग अलग आएगी? आप बोलोगे डेफिनेटली सेम आएगी। अगर सेम आ गया तो मैं बोल सकता हूं y इंटू एक्स भी मेरा रिलेशन में है या नहीं है? आप बोलोगे कि जब आपने x y लिखा रिलेशन में है तो x इंटू वाई करा, y इंटू एक्स से तो आप क्या लिखोगे, y और x भी लिखोगे। तो इसका मतलब मेरा क्या निकला, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई साहब b कॉमा ए भी क्या होगा, रिलेशन में होगा। तो क्या मैं इसको सिमेट्रिक रिलेशन डिक्लेयर कर सकता हूं या नहीं? आप बोलोगे डेफिनेटली भैया इसको आप सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हो। क्लियर? हेंस इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। कोई दिक्कत? क्लियर? अब इसी क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करना है। क्यों? क्योंकि भाई इक्विवेलेंस बोला हुआ है। तो अब जरा चेक करते हैं इसका ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब भाई साहब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? आप बोलोगे भैया ट्रांजिटिव रिलेशन तो आपने सिखाया था ट्रायंगुलर फॉर्म। ट्रायंगुलर फॉर्म बोले तो आप बोलोगे भैया कि इफ ए बी के साथ रिलेशन में है और बी सी के साथ रिलेशन में है, तब जाके देन ए कॉमा सी भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। क्लियर? अब जरा बनाते हैं रिलेशन को लेकर। रिलेशन कैसे, सबसे पहले मैंने लिखा इफ ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स कॉमा वाई हमने दूसरा अल्फाबेट्स ले लिया।
ठीक है, जिसकी मीनिंग क्या निकली, एक्स इंटू वाई, क्योंकि भाई कहता है अगर एक्स और वाई रिलेशन में है तो इनका प्रोडक्ट हमेशा स्क्वायर होगा कोई भी नंबर का, तो हमने स्क्वायर करके कोई नंबर मान लिया, क्या आ गया, के स्क्वायर। सेम कंडीशन कि मुझे भी पता था कि बी कोमा सी रिलेशन में है, तो मैं क्या बोलूंगा, y कोमा जेड भी रिलेशन में होगा, तो इसका मतलब क्या है, y इंटू जेड इजकल टू क्या आ गया, के स्क्वायर। सॉरी, कोई दूसरी वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू तो आएगी नहीं, इसको नाम दे दिया एल स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्लियर। अब देखते हैं हम जरा कि यहां से ना, या तो आप क्या करो कि मुझे क्या निकालना था, a कोमा बी, बी कोमा सी था, तो अगर तो देखो अगर x इंटू वाई के स्क्वायर है, y इंटू जेड है, तो मुझे पता a इंटू सी होता, अगर सपोज करो रफली वे में निकाल रहा हूं, तो आप बोलोगे भैया x और z, और ये दोनों रिलेशन में होते तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए थे, मल्टीप्लाई होने चाहिए थे, क्या होने चाहिए थे, मल्टीप्लाई। तो वही चीज है, यहां से मैंने क्या करा, पहले x की वैल्यू निकाल ली एक बार, ठीक है, और यहां से मैंने z की वैल्यू निकाल ली। निकल सकती है नहीं निकल सकते, आप बोलोगे डेफिनेटली निकल सकती है। इसको मैंने बोल दिया बच्चों इक्वेशन 1, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 2, क्लियर। अब देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो कॉन्सेप्ट पे पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, आप बोलोगे डेफिनेटली पहुंच जाओगे। तो मैंने क्या लिख दिया, इक्वेशन 1 एंड 2 मल्टीप्लाई इच अदर, या इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, जरा कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से, राइट वाला राइट से मल्टीप्लाई होगा, आ गया। तो ये x इंटू जेड हो गया इजकल टू के स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, ठीक है। और क्या मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं कि x इंटू जेड इजकल टू, ये स्क्वायर सब पर है तो के एल और y का होल स्क्वायर। तो भाई आप क्या समझे कि x और z को भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा, होल स्क्वायर, स्क्वायर आएगा किसी ना किसी नंबर का, क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, और ये भी नेचुरल नंबर है। तो आप बोल सकते हो कि x, z भी रिलेशन में हो गए, हेंस a, c भी रिलेशन में होगा। और जब ये मेरा रिलेशन है तो क्या ये मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे हेंस हाँ भैया ये ट्रांजिटिव है, हेंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, क्या बच्चों इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकता हूं, आप बोलोगे डेफिनेटली। क्यों बोल सकता हूं, आप बोलोगे भैया ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी। तो कोई भी रिलेशन मेरा अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो उसको उसका नाम क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आप बोलोगे इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज function is reflexive, symmetric और लास्ट क्या था, ट्रांजिटिव। कि जो मेरा फंक्शन है वो मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, क्लियर। तो उम्मीद है अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी आपको रिलेशन को लेकर क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना होता है। तो हमारे पास 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे ऑप्शन में, एक वन फंक्शन में से आया था और एक रिलेशन में से, क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 4 जो कि अगला सेट नंबर 3 में से क्वेश्चन आ रखा है। तो सेट नंबर 3 में भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, जरा देखते हैं क्या सेट नंबर 3 का टफ था या इजी था। तो हमारे पास है, कहता आ स्टूडेंट वांट टू पेयर अ नेचुरल नंबर, कि कहना चाहता है कोई स्टूडेंट है वो पेयर बनाना चाहता है, जोड़े बनाना चाहता है नेचुरल नंबर का इस तरीके से कि वो इस इक्वेशन में क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, कि अगर मैं यहां पुट करूं तो उधर क्या हो जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए। और जहां इसने बताया x और y दोनों क्या होंगे, मेरे नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। अब बताया कि डोमेन और रेंज निकालो पहले, तो इस रिलेशन की क्या निकालनी है, डोमेन और रेंज। अब भाई साहब डोमेन रेंज कैसे निकलती है वो आपको पता ही होगा, 11th पढ़ के आए हैं, तो जरा देखते हैं भाई। डोमेन का मतलब जो वैल्यू हम पुट करते हैं, रेंज का मतलब जो हमको मिल रहा है, ठीक है, क्लियर। जैसे आपके घर वाले आप पे पैसा लगा रहे हैं अभी 12th के अंदर, ठीक है, क्लियर, तो वो डोमेन हो गया। अब भाई आपकी जो औकात थी, जो आपने मेहनत करी, उस हिसाब से जो रिजल्ट दिया वो आपकी क्या हो गई, रेंज, क्लियर। तो डोमेन का मतलब जो वैल्यू पुट करी जाती है, रेंज का मतलब जो आपको आंसर मिल रहा होता है, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर ये मेरे मान लेते हैं x है, ये भी नेचुरल नंबर, y भी मेरा नेचुरल नंबर, मैंने x की जगह 1 रखा,
मैंने x की जगह क्या रखा 1, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 39। कैलकुलेशन कर लो अगर किसी को कंफ्यूजन होती है तो। ठीक है, तो आ गया ना 39। अब भाई मैं 2 रखता हूं तो आप देखोगे 37 आ जाएगा, 3 रखने पे 35 आ जाएगा। अब भाई मैं ऐसे कहां तक चलूं? तो भाई मुझे पता है दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों की शुरुआत कहां से होगी 1 से, तो 1 से जब मैं गया तो 39 पे मेरा एंड हो गया। अगर मैं इसका 1 y की जगह 1 देखूं तो यहां की वैल्यू पता लगा सकता हूं क्या होगी। लॉजिकल बात है। तो आपने देखा अगली बार कि भाई अगर मैंने y की जगह 1 रखा, y की जगह मैंने क्या रखा 1, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 20। तो एक बात समझ गए कि यहां जो वैल्यू 1 2 3 4 5 6 से लेकर कहां तक पुट कर सकता हूं 20 तक, और जो रिजल्ट आएगा 1 आएगा। फिर सोचिए आपके पास ऊपर ओड नंबर चल रहे हैं तो अगला क्या आएगा, अगर मैं 19 भी रखकर देखूं तो 19 पे आपका 3 बन जाएगा। क्लियर? तो वो ओड नंबर दे रहा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो इस क्वेश्चन के अंदर मेरा डोमेन हो गया वो मेरा क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 20 तक चला गया। मैं बात करूं इस रेंज की तो आप बोलोगे भैया रेंज हो गया 1 3 5 ऐसे करते करते 39 तक आ गया। पहली बात क्लियर हो गई डोमेन और रेंज को लेकर। अब आपको इसमें क्या करना है देखते हैं कि भाई साहब आपको इधर ढूंढना है कि चेक करना है इफ द रिलेशन, कि जो रिलेशन है ठीक है फॉर्म्ड बनाया गया है क्या वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में चेक किया था नहीं किया था भाई साहब, वही चेक करना है और फिर बताना है स्टेट वेदर इट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन या नॉट, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ये बात आपको देखनी है। तो जल्दी से अब करना स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है हमको क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि इफ ए कोमा ए बिलोंग्स किससे होना चाहिए आर से। जरा चेक करते हैं हमने ए कोमा ए मतलब मेरा क्या हो गया एक्स कोमा एक्स लिया, जरा सेम एलिमेंट लिए। अब भाई सेम एलिमेंट लेता हूं, जैसे कि मान लेते हैं मैंने यहां पे ही रख दिया। ठीक है, यहां पे मैंने कैलकुलेशन कर दी, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस देकर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41। ठीक है, आप इधर देखोगे x कोमा x, क्योंकि अगर यहाँ x लिखा है तो यहाँ भी x होगा, तो मेरा x भी मेरा क्या हो गया, x की जगह x, y की जगह भी x आ गया। 3x इज इक्वल टू 41। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 41/3। क्या x ने क्या बोला था, x और y मेरा हमेशा क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर। क्या ये नेचुरल नंबर है, आप बोलोगे भैया ये हमारा नेचुरल नंबर का पार्ट 41/3 ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो इसके आगे क्या होगा, फिर आप बोलोगे नॉट रिलेशन, ये इसके साथ रिलेशन में नहीं आएगा। ठीक है, और ये कैलकुलेशन करके दिखानी है भाई आपको, ये नहीं कि आप डायरेक्टली लिख कर आ रहे हो। क्लियर? और जब ये इसके साथ नहीं है तो आप क्या लिख सकते हो, हैंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात क्लियर हो गई? अब मुझे अगला क्या चेक करना था, सिमेट्रिक। जरा सिमेट्रिक चेक करते हैं हम। ठीक है, अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए ध्यान देना इधर। अब भाई साहब देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है, सिमेट्रिक रिलेशन बोलता है कि अगर अगर a कोमा बी रिलेशन में हो, ठीक है a कोमा बी रिलेशन में हो, तो सबसे पहले अपने माइंड में आपको सोचना है ऐसा कोई रिलेशन जहां ये इसमें सेटिस्फाई हो जाए। जैसे देखो ये मेरे पास इक्वेशन थी, मैंने x की जगह मान लेते हैं 1 रखा, क्या रखा 1, तो y में पता लगा सकता हूं, आप बोलोगे डेफिनेटली कितना आ गया 39। चलो ये रिलेशन में आ गया। ठीक है, देन इसका सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखते हैं हम। सिमेट्रिक मतलब इसका अपोजिट पे जाते हैं हम, सिमेट्रिक वाला इसका उल्टा करें हम जरा,
ठीक है, उल्टा करके देखा हमने, इधर कैलकुलेशन करके दिखा इसको दोबारा से। उल्टे में मतलब मैं x की जगह क्या रखूंगा, आप बोलोगे 39, y की जगह क्या रखूंगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 78 प्लस 1 मतलब 79। क्या 79 कभी 41 के इक्वल होता है, आप बोलोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या ये इसके साथ रिलेशन में आएगा, आप बोलोगे नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैंस इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। बात क्लियर हो गई? क्लियर। अब बात आती है हमको क्या चेक करना है इसमें, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलता है ट्रायंगुलर फॉर्म की ए बी से साथ रिलेशन में है, बी सी के साथ रिलेशन में है, तो तब जाके मेरा ए और सी भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, ये मेरे को बात कहता है। तो जरा चेक करते हैं भाई, मैंने क्या लिखा कि अगर मेरा ए और बी रिलेशन में होते हैं, जिसको आप बोलते हो x, y, तो मेरी इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी, आप बोलोगे 2x प्लस वाई इजकल टू 41। सेम कंडीशन, ठीक है, b, c रिलेशन में है, ठीक है, तो इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी, आप बोलोगे भैया ये b की जगह y था, ये z था, रिलेशन में है, तो इक्वेशन निकल कर आ गई 2y प्लस z इजकल टू 41। ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना a, c। अब आप रफली वे में चेक कर लो, अगर a, c रिलेशन में होते हैं, जिसको आप बोलोगे a x था और ये z था, अगर रिलेशन में है, तो आपका आंसर आना चाहिए 2x प्लस जेड इजकल टू 41। जरा चेक करते क्या ये आंसर मुझे मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। तो कैसे करेंगे, आप यहां से y की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये बन गई मेरी इक्वेशन 1 और ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को इक्वेशन 1 को हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2 में, जरा पुट कर देते हैं। तो y की जगह मैंने क्या लिख दिया, 41 माइनस 2x और प्लस z अपनी जगह इजकल टू 41। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा 82 माइनस का 4x प्लस का z इजकल टू 41। कैलकुलेशन करा माइनस 4x प्लस z इजकल टू 41 माइनस 82, तो आंसर आ गया माइनस का 41। जबकि मैंने क्या बोला, इक्वेशन क्या बननी चाहिए थी, याद है ना कि भाई जैसे यहाँ 2x प्लस वाई 2y प्लस जेड, तो यहाँ होनी चाहिए थी, अगर ये रिलेशन में है तो 2x प्लस जेड इजकल टू 41 होना चाहिए था। क्या यहाँ पर आया, आप बोलोगे नहीं आया। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर आती तो ये इक्वेशन बनती, तो अगर ये इक्वल नहीं है, ठीक है, ये वाली नहीं बन पाई है, तो आप क्या बोलोगे कि a, c नॉट बिलोंग्स टू R, और जब ये इससे बिलोंग्स नहीं कर रहा तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। तो अब लॉजिकल बात है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, तो क्या ये इक्विवेलेंस होगा, आप बोलोगे इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। क्लियर, तो आप लिख देना हेंस इट इज नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब देखते जरा अगला क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा से 1 1 और ऑन 2 की कहानी आ गई कि उसी क्वेश्चन के और में ये वाला क्वेश्चन दे रखा था हमारा 1 1 और ऑन 2 को लेकर कि कैसा केस है, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट करके रखना आप लोग। ठीक है, बड़ा अजीब सा थोड़ा सा हो जाता है ये, ठीक है, क्योंकि बहुत डिटेल में जाता है ये, इसलिए। अब देखो कहता है कि आपको शो करना है कि जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर चलेगी। बात क्लियर है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जाना है। वेदर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो n होता है वो क्या होता है, सेट होता है किसका, नेचुरल नंबर का, गिवन बाय जो कि इधर दे रखा है। और फंक्शन इस बार इस भाई साहब ने मुझे इस तरीके से बना रखा है। ठीक है, ये प्रॉपर ऐसे क्वेश्चन है, n इज इवन, n इज ऑड, इस तरीके से है। मतलब कि इवन के लिए अलग डिफाइन कर रखा है, ऑड के लिए अलग डिफाइन कर रखा है। तो मतलब एक बात समझ आई कि ये केसेस बन के चेक होगा।
ठीक है। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या देखना है इधर, क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं। अब बाइजेक्टिव के लिए मुझे 1 1 भी देखना होता है और ऑन टू भी देखना होता है। कैसे चेक करेंगे जरा देखते हैं हम, ठीक है। 1 1 फंक्शन, तो डेफिनेशन तो पता ही है, पहले क्या लिखना है, एवरी फंक्शन इज दैट 1 1 फंक्शन इफ, समझ गए होंगे, इफ f x1 is equal to f x2 then is equal to क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है, तो इसको बारी बारी करेंगे। पहले हम इसके हिसाब से करेंगे, फिर हम इसके हिसाब से करेंगे। क्लियर। तो मैं क्या लेता हूं इधर, केसेस लेता हूं कि पहला केस बनाता हूं, ठीक है। क्या केस बनाता हूं, पहला केस बनाता हूं कि इफ n इज इवन, n क्या है मेरा, इवन केस है, ठीक है। तो इवन में मेरे को पता है कि जैसे ये है हमारे पास, तो इवन के लिए कौन सा सिलेक्शन करेंगे, आप बोलोगे ऊपर वाला। तो ऊपर वाला वही चीज है कि अगर मेरा fn इज इक्वल टू n माइनस वन था और इधर मैंने x1 दे दिया, तो यहाँ भी क्या आएगा, x1 माइनस वन आएगा, यस या नो, आप बोलोगे डेफिनेटली आएगा। तो मतलब मेरा x1 माइनस वन और इधर x2 माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन कट गया, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। तो मतलब इस केस में तो ये 1 1 फंक्शन है। क्लियर। हेंस इट इज 1 1 फंक्शन। बात क्लियर हो गई, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं हमारे पास कि केस नंबर 2 जो कि क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। केस नंबर 2 पे चेक करते हैं हम। केस नंबर 2 क्या कहता है कि इफ n इज ऑड, अगर ये ऑड होता तो हमको इस पे चेक करना है, ठीक है, जहां पे x1 इज इक्वल टू f x2, मतलब क्या हो गया इधर मेरा, ठीक है, कि x1 प्लस वन, क्योंकि ऑड के लिए तो अब मुझे यही सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो हमने ये सिलेक्ट करा, इजकल टू x2 प्लस वन, ये से कट गया, तो मेरा क्या आ गया, x1 इजकल टू x2 आ गया। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया। मतलब इस केस के अंदर भी मैं बोल सकता हूं हैंस इट इज, ठीक है, 1 1 फंक्शन। क्लियर। अब भाई ये भी तो बात आ सकती है, क्या पता मेरा पहला केस, ठीक है, मेरा ये वाला केस ऑड में हो, ये वाला इवन हो, ठीक है। तो वही चीज समझते हैं अब जरा। केस नंबर 3 मैं क्या लिख रहा हूं कि इफ f x1 इज इवन एंड f x2 इज ऑड। अगर मैं मान लेते ऐसा करके देखूं, क्या यहां पर भी प्रूफ हो रहा है क्या, क्योंकि 1 1 बोलता है एग्जैक्ट वन इमेज बननी चाहिए। एग्जैक्ट वन इमेज का मतलब आप देखो कि इवन का मतलब इवन से आ गया, ऑड का मतलब ऑड से। लेकिन अगर मैं नंबर रेसिप्रोकल करके देखूं तो क्या होगा, जरा चेक करते हैं। ये इस पे भी चेक करना होगा, नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे। मैंने पहला वाला क्या बोला, इवन, तो पहला वाला मैंने लिया इवन नंबर n माइनस वन और ये लिया ऑड नंबर। तो भाई साहब आप देख रहे हो यहाँ पे n से n हट गया, सॉरी, यहाँ पे मैंने x1 है ना, x1 माइनस वन लिया, यहाँ x2 प्लस वन आ गया, क्योंकि ये वाला भाई साहब ओड था हमारे पास, तो ओड में प्लस था माइनस था। तो ये देखो ये 1 से 1 तो नहीं कट रहा। आप क्या देख रहे हो कि x1 इज इक्वल टू x2 प्लस वन, मतलब x1 इज इक्वल टू आ गया x2 प्लस टू। मतलब यहाँ पे तो सही है कि भाई कंडीशन नहीं लग पा रही कि भाई आपस में बराबर आ रहा है, मतलब मैं रेसिप्रोकल नहीं ले सकता। क्लियर। अब ऐसे ही मुझे एक और केस चेक करना पड़ेगा। कौन सा केस, केस नंबर 4, कि अगर मेरा फंक्शन f x1 इज ऑड हो जाए और f x2 वो क्या हो जाए, मेरा इवन हो जाए। तो आप देखते हो ऑड में मुझे प्लस करना था और इवन में मुझे माइनस करना था, ठीक है। तो यहां पे भी वही कंडीशन बन गई, ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या समझे यहां पर भी कि x1 नॉट इक्वल टू x2,
ठीक है, देखो ये केस मैंने तीसरा और चौथा क्यों लिया, रीजन समझाता हूं। मैं ये सेटिस्फेक्शन करना चाह रहा हूं कि अगर मैं एक टाइम पे इवन और एक टाइम पे ओड ले रहा हूं, क्या कहीं दोबारा से तो कहीं रिलेशन नहीं बन पा रहा, क्योंकि अगर दोबारा से बन जाता, मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं, जैसे देखो इवन के केस में आपने इवन केस लिया तो एग्जैक्ट 1 1 आया, ठीक है, मतलब इधर क्लियर हो गया कि भाई अगर मैं इधर नंबर रख रहा हूं कि इवन नंबर रख रहा हूं, जैसे 2 रखा, ठीक है, तो 2 मैंने यहाँ पे रखा, कहां गया ये 2, 2 - 1 ये आ गया 1, 4 रखा, 4 - 1 3, एग्जैक्ट एक इमेज बन रही है। लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अगर इवन और ओड, पहला एक इवन लिया दूसरा ओड लिया, इवन, ठीक है, पहला इवन लिया दूसरा ओड लिया, तो कहीं दोबारा तो रिलेशन नहीं बन जाएगा, दोबारा रिलेशन का मतलब कहीं दोबारा तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन जाएगी। इसलिए मैं इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैं केस नंबर 3 और 4 लेकर चला, और यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे कोई इमेजेस नहीं बन पा रही। आप देख सकते हो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये इक्वल है, यहाँ पे आप समझे x1 नॉट इक्वल टू x2, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, हैंस, ठीक है, पहले और दूसरे केस में अपने पर्टिकुलर केस के हिसाब से ये 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो आप इधर लिख दोगे कि हैंस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। क्लियर। अब मुझे क्वेश्चन के अंदर और क्या चेक करना था, क्वेश्चन में बोला था भाई साहब आपको बाइजेक्टिव ढूंढना है, क्या ढूंढना है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव वही होता है जो 1 1 और ऑन टू भी हो, मतलब जो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो। तो अब चेक करते हैं हम ऑन टू को लेकर। ठीक है, ऑन टू फंक्शन को लेकर कि भाई ऑन टू फंक्शंस क्या होगा। तो अगर मैं ऑन टू को लेकर चलूं तो ऑन टू क्या बोलता है, कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा कब, जब मेरा एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। ठीक है, कि इफ एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो चेक करते हैं, इस बार भी दोनों पे चेक होगा। पहला केस, इधर भी केस बनेगा, इफ इवन फंक्शन, इफ n इज इवन नंबर, n इज इवन। तो इवन में हम ढूंढे तो इवन में क्या था मेरे पास, दिख गया n-1। ठीक है, तो आपने लिखा एफ एन इजकल टू n-1। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एफ एन को क्या मान लिया, y माना, जो हम पुराना काम करते हैं। अब आप देखोगे y मानते हैं, ये y इजकल टू क्या आ गया, n-1। यहां से किसकी वैल्यू निकलेगी, आप बोलोगे n की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, n की वैल्यू क्या निकली, -1, इधर जाकर प्लस, ये मेरी n की वैल्यू आ गई। अब इसको उठा के कहां रखेंगे, आप बोलोगे क्वेश्चन में रखेंगे। ठीक है, n-1, तो जरा रखकर देखते हैं। तो ये कट गया, किसके बराबर आ गया, y के बराबर। तो मतलब इस केस में तो हमारा ऑन टू फंक्शन होगा ही होगा। क्लियर। अब ऐसे आपको चेक करना है केस नंबर 2, इसी का दोबारा से, कहां पर, इफ n इज ऑड नंबर। ऑड नंबर लेते हैं जरा। ऑड नंबर के केस में क्या आ रहा था हमारे पास, n+1 आ रहा था। तो यहां पर भी हमने क्या करा, सबसे पहले ny को y मान लिया, तो y इजकल टू n+1, यहां से 1 की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई मेरे पास। इसको मैं भी मैंने क्वेश्चन में ही पुट करा, जो मेरा क्वेश्चन था एफ एन इजकल टू क्या था, n+1। पुट करके देखते हैं हम जरा, ये भी कट के क्या आंसर आ गया, y आ गया। ठीक है, तो इट मींस मैंने क्या बोला, कोई भी फंक्शन मेरा ऑन टू फंक्शन होता है जब मैंने ये पुट करने पे क्या मिल जाता है, y मिल जाता है। तो क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं, आप बोलोगे हैंस इट इज अ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इट इज ऑन टू फंक्शन। अब मैं आपसे बात पूछ रहा हूं कि अगर ये मेरा 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो क्या मैं बाइजेक्टिव बोल सकता हूं, आप बोलोगे डेफिनेटली बोल सकते हो। तो आप लिखोगे कि है ना, इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन बिकॉज रीजन इट इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव याद है ना बच्चों जी, क्या था इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, आप बोलोगे हाँ भैया जी, इंजेक्टिव 1 1 होता है और सर्जेक्टिव हमारा ऑन टू होता है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन था हमारा सेट नंबर 3 के अंदर कि भाई साहब ये क्वेश्चन आपको आ रखा था। क्लियर।
देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जो हमको दे रखा है, कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ओवर द एन, एन का डिफाइन कर रखा है वेयर एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन के हमारे पास सेट है, किसका सेट है? नेचुरल नंबर का। जहां पे इस बार इसने इस तरीके से लिखा हुआ है, तो भाई कंफ्यूज मत होना, ये क्या है? जो आपके पास x y करके लिख देता था ना मैं, उसी को मैंने इसने लिख दिया एम आर, आर का मतलब रिलेशन किसके साथ? एन के साथ। ठीक है, मतलब ये मीनिंग वही है जो एम एन करके होती थी। ठीक है, जहां बताया इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली क्या कि इफ m is a multiple of n, कि जो मेरा m है, क्या है? जो मेरा m है वो मेरा m मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है? n का। ये मेरे को देखना है। मतलब कि मीनिंग ये कहना चाह रहा है, जैसे कि ये एग्जांपल कह रहा है कि जो 4 होता है वो किसका मल्टीपल होता है? 2 का। ये कह रहा है, लिखूंगा ना 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2, भाई 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 4 आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, और जहां बता रखा है m और n एक नेचुरल नंबर है, दोनों क्या है मेरे पास? नेचुरल नंबर है। अब बताना है वेदर n इज द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव या नॉट। ये आपको ढूंढना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। क्लियर? या मैं इसी बात को दूसरी लैंग्वेज में समझ सकता हूं कि m इज अ मल्टीपल ऑफ n का मतलब क्या हो गया कि भाई m मल्टीपल होगा। मल्टीपल मतलब कोई ना कोई तो नंबर रहेगा जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? n से, तो इसके बराबर आता है। ये मीनिंग वो कह रहा है। बात क्लियर हुई हमारे पास? ठीक है, कि m इज द मल्टीपल ऑफ n का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं m जो है, ठीक है, यहाँ पे 10, 4 जो है वो 2 भी हो सकता है, या मैं बोलूं 10 इज द मल्टीपल ऑफ 5। क्यों? क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता ही नहीं आता, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं ये वाली चीज या नहीं, तो यहां पे कोई ना कोई नंबर आ सकता है इधर। तो वही चीज मैंने स्टेटमेंट को यहां पकड़ लिया। ठीक है, अब जरा समझते हैं और आगे कि क्वेश्चन को करें कैसे, कैसे रिफ्लेक्सिव चेक करें, सिमेट्रिक चेक करें। ठीक है, मीनिंग तो हमको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात आ जाती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन वही जो पुरानी कहानी है भाई, जिसको खुद से मतलब होता है। क्लियर? क्या होता है? खुद से मतलब होता है। जैसे कि मैं बात करूं कि a, अगर रिलेशन में है, ठीक है, क्लियर, तो जैसे मैंने लिखा कि इफ, यहां लिख देते x, x। अब यहां कह रहा है m और n की बात कर रहा है, यहां इसने लिखा था कि साइड में r के साथ रिलेशन में होता है, तो m इज अ मल्टीपल ऑफ, ठीक है, मल्टीपल ऑफ n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई m और n, ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए? मल्टीपल होने चाहिए। मतलब या तो मैं इधर 4 लिख दूं या 2 लिख दूं, लेकिन अगर मैं रिफ्लेक्सिव चेक करने जा रहा हूं, क्या चेक करने जा रहा हूं? रिफ्लेक्सिव। तो अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो नंबर क्या होंगे? सेम होंगे। तो मैं आपसे बात पूछ रहा हूं कि जैसे मैंने 1,1 लिखा, क्या लिखा? 1,1, क्या 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 1? यस या नो? ये सोचिए आप, क्योंकि मल्टीपल का मतलब उसकी टेबल में आना। क्या 1 की टेबल में आता है या नहीं आता? आप बोलोगे डेफिनेटली आता है। मैं पूछू इधर 2,2 ले रहा हूं, तो क्या 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 या नहीं? ये सोचिए, क्योंकि ये मेरा m है और ये मेरा n है। ठीक है, क्लियर? तो सोचिए 2 इज द मल्टीपल ऑफ 2 या नहीं? आप बोलोगे डेफिनेटली। मैं लिखता हूं 3,3, क्या 3 इज द मल्टीपल ऑफ 3 या नहीं? आप बोलोगे यस। 4,4, क्या 4 इज द मल्टीपल ऑफ 4 या नहीं? आप बोलोगे हाँ। तो मतलब एक बात समझ आ गई कि ये भाई मल्टीपल ऑफ 4 तो निकलेंगे ही निकलेंगे। तो मतलब मैं क्या समझा कि अगर ये रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या हुआ? m, m का रिलेशन चेक कर रहे हैं। मैंने कैसे चेक करा? 1,1 भी हमारा मल्टीपल ऑफ रिलेशन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि 1, इज द मल्टीपल ऑफ 1 होता है। 2,2 लिया मैंने, तो ये भी मेरा रिलेशन में आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में डालकर लिख दिया। क्लियर है बात? तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा नहीं होगा? आप बोलोगे भैया डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव तो होगा। तो हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
बात क्लियर हो गई रिफ्लेक्सिव रिलेशन को लेकर। अब बात आती है सिमेट्रिक रिलेशन कैसे चेक करेंगे। अब भाई सिमेट्रिक रिलेशन तो खुद ही बोलता है सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर a कोमा बी रिलेशन में होते हैं तो आप बोलोगे देन b कोमा ए भी रिलेशन में होने चाहिए। यही मीनिंग बोलता है नहीं बोलता, आप बोलोगे हाँ भैया यही बात बोलता है कि अगर ए और बी रिलेशन में तो बी कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। अब कैसे बताएं कि ये रिलेशन में है या नहीं है, कैसे चेक करें, बिल्कुल बेसिक बात है कि पहले चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, नाउ इफ ए कोमा बी रिलेशन में है, मतलब क्या हुआ, एम और एन रिलेशन में हो गए। ठीक है, जैसे कि कोई एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि मैं पूछूं 4,2, क्या ये बात सही लिखी है गलत लिखी, क्योंकि इधर तो नंबर अलग अलग चाहिए, सेम सेम नहीं चाहिए। आप बोलोगे भैया ये बात बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि 4,2 इसने बोला एम और एन रिलेशन में होता है, एम इज अ मल्टीपल ऑफ एन का, तो क्या मैंने 4,2 गलत बनाया, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 नहीं होता, बताइए, बोलोगे आप डेफिनेटली। अब मैंने इसका रिवर्स कर दिया, सिमेट्रिक कर दिया इसका, मतलब 2,4 कर दिया, तो चेक करो उल्टा करा तो क्या 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होगा, सोचो। आप बोलोगे भैया नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भाई 4 की टेबल में क्या कभी 2 आता है, नहीं आता भाई, तो ये रिवर्स सिस्टम क्या बैठेगा, आप बोलोगे नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब क्या ये सिमेट्रिक होगा, आप बोलोगे नहीं होगा, तो इसका मतलब बी कोमा ए इसके साथ रिलेशन में नहीं है, और जब नहीं है तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, आप बोलोगे भैया ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। क्लियर। अब देखते हैं जरा अगला ट्रांजिटिव रिलेशन। अब भाई ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है कि अगर ए कोमा बी रिलेशन में है तो देन बी कोमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। क्लियर। तो आपको इधर नंबर सोचना है कि कौन से नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि इस बार 2 नंबर्स पे जा रहे हैं हम, तो अगर मैं देखना चाहूं, ठीक है, और नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, जैसे मैंने मान लेते हैं 8,4, क्यों, क्योंकि भाई 8 इज अ मल्टीपल ऑफ किसका, 4 का होता है। फिर मैंने क्या करा, मैंने ले लिया b की जगह 8 और इसकी जगह 2, तो आप बोल सकते हो यस कि जो मेरे पास है 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अब देखो कि क्या बोलता है राइटर कि अगर a कोमा बी और b कोमा सी है तो आप बोलते थे देन किसका चेक करते थे, a कोमा सी, मतलब a कोमा सी क्या इनका बन पाएगा नहीं बन पाएगा, चेक करो। 8,2 का देखे तो हम, आप बोलोगे यस 8 इज अ मल्टीपल ऑफ, होता है नहीं होता बताइए, मल्टीपल ऑफ 2 है, तो इसका मतलब ये इसके साथ रिलेशन में आ गया, और जब ये रिलेशन में आ गया तो आप बोलोगे ए कोमा सी भी इसके साथ रिलेशन में है, तो आप बोलोगे हैंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है बात, मीनिंग क्लियर हो गई। तो अगले सेट में ये 2 क्वेश्चंस थे हमारे पास, ठीक है। अब जरा देखते हैं अगला। अब बात आ जाती है कि दोबारा से सेट 1 सेट 2 सेट 3 के अंदर कौन कौन सी केस स्टडी आई है, जरा वही देखते हैं केस स्टडी को लेकर, क्योंकि 4 नंबर के हमारे पास क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है। क्या रखे थे हमारे पास 3 सेट्स के अंदर कौन कौन सी केस स्टडी, जैसे पहला कहता आ स्कूल, ठीक है, अगर मैं बात करूं, कहता है आ स्कूल, ठीक है, इज ऑर्गेनाइज, ठीक है, आ डिबेट ऑफ अ कंपटीशन विथ पार्टिसिपेंट एज अ स्पीकर एस, मतलब एस के बारे में बता रखा है कि एस कौन कौन था हमारे पास, मतलब एक सेट तो दे रखा है एस, क्या था जहां पे S1 S2 S3 और S4 था। क्लियर है बात। एंड दिस आर ए जज, वहां पे जज भी दे रखे थे बाय द, ठीक है, लिखा हुआ है कि कौन J1 J2, तो जज भी दे रखा था, जज कौन था हमारे पास J1 J2, ठीक है।
और J3 था। अब इधर कहता है each स्पीकर कैन बी असाइन वन जज। ठीक है, हर एक स्पीकर के लिए मुझे लाया गया एक जज। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि भाई एक एक पहले स्पीकर के साथ पहला जज हो गया, दूसरे स्पीकर के साथ दूसरा जज हो गया। अब आर कहता है कि लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट जेड से इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि स्पीकर एक्स जो होता है, ठीक है, एक्स वाला वो है ना, स्पीकर एक्स है, मतलब जो मेरे पास इसने बताया कि जो भी मेरा स्पीकर वाला बंदा है, मतलब बोलने वाला बंदा है, वो कौन है, मेरा एक्स है इधर। और जो मेरे पास क्या कहता है, जो जज है वो कौन है, मेरा वाई है। ठीक है, जो जज है वो कौन है, मेरा वाई है, ये इसने बता रखा है। ठीक है जी, ओके। अब कहता है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, पहली चीज कहता है हाउ मेनी रिलेशन कैन बी फ्रॉम देयर फ्रॉम एस टू जे। भाई मुझे नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं, ये एक 11th क्लास का क्वेश्चन है, 11th में भी आपने पढ़ा था नंबर ऑफ रिलेशन का चैप्टर। तो भाई नंबर ऑफ रिलेशन जब भी मुझे निकालने होते हैं, कि नंबर ऑफ रिलेशन निकालना हो मुझे, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2a इंटू बी। फॉर्मूला क्या होता है, 2a इंटू बी, मतलब ए के सेट कितने थे हमारे पास, ठीक है, ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 आ जाएंगे। बी के अंदर कितने एलिमेंट है, आप बोलोगे 3 है, तो 3 आ गए, तो आंसर हो गया 2 की पावर 12। क्लियर, और 2 की पावर 12 कर दो, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर हुई बात। अब जरा आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला, पहले केस तो क्लियर हो गया 1 नंबर का। अब यहाँ पे एक और नंबर है, कहता है स्टूडेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन फ्रॉम, ये हमारा फंक्शन डिफाइन कर रखा है, चेक इज द बाइजेक्टिव या नहीं, ये मुझे ढूंढना है क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। आप इधर देखोगे पहला S1, ठीक है, S1 का दोस्त कौन है, J1। ठीक है, J1 था हमारे पास। क्लियर है बात। S2 का दोस्त कौन है, आप बोलोगे J2 था, वेरी गुड। ठीक है, मैं बोलू S3 का दोस्त, S3 का दोस्त कौन है, ये भी J2 ही है। ठीक है जी, और S4 का दोस्त कौन है, J3। तो आपने देखा कि इसकी दोस्ती इसके साथ है, इसकी दोस्ती इसके साथ है, इसकी दोस्ती इसके साथ, और इसकी दोस्ती इसके साथ है। बताइए क्या ये 1-1 होगा, सॉरी 1-1 होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बताओ। आप बोलोगे भैया 1-1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बाबू, आप बोलोगे कि भाई इसकी एग्जैक्टली 1 इमेज इधर नहीं बन रही, तो इसलिए 1-1 फंक्शन नहीं है। और लॉजिकल बात है कि जब ये 1-1 नहीं है, तो जब ये 1-1 नहीं है, तो क्या ये मेरा क्या कहते हैं बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो वही चीज लिख देनी है कि ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसको आगे की ओर कर रहे हैं हम, सेकंड पार्ट, ठीक है, जो कि हमारा रिलेशन था इधर, ये डायग्राम बना देना है कि S1 S2 S3 और S4, ये मेरे पास कौन था, J1 J2 J3। तो ये इसका दोस्त, ये इसका और ये इसका। तो आप बोलोगे कि है ना, पहले बात 1-1 को लेकर 1-1 फंक्शन, कि आप बोल दोगे कि डोमेन हैज not exactly one image in कोडोमेन, किसके अंदर, कोडोमेन। ठीक है, तो हैंस इट इज नॉट 1-1 फंक्शन। और लॉजिकल बात है, जब ये 1-1 फंक्शन नहीं हुआ, तो सो दैट इट इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, इसलिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं होगा। क्लियर है बात, इसलिए बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि भाई बाइजेक्टिव तो तभी होता है जब 1-1 और ऑन 2 हो जाता, और मुझे पता है जब ये 1-1 ही नहीं हो रहा, तो मैं आगे क्यों दिमाग लगाऊं। क्लियर। अब जरा आगे चेक करते हैं, अगला क्या बोला इसी के अंदर, इसने पूछा है यहाँ पे पहले पार्ट में, हाउ मेनी 1-1 फंक्शन कैन बी देयर फ्रॉम सेट S टू J, कि S से J के कितने 1-1 फंक्शन बन सकते हैं। अब देखो भाई 1-1 फंक्शन के बारे में मुझे एक बात पता होनी चाहिए थी, क्या कि अगर तीसरा पार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है, कि कोई भी फंक्शन मैं लिखूंगा कि एनी फंक्शन इज द 1-1 फंक्शन,
एनी फंक्शन इज वन वन फंक्शन, ठीक है, कोई भी फंक्शन वन वन फंक्शन होगा कब, ध्यान देना, इधर इधर डोमेन की बात कर रहा हूं, ठीक है। इफ, वही सेम बात ऑल एलिमेंट ऑफ है, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू या लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन। इधर डोमेन लिख लेना कि डोमेन के जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो इक्वल टू होंगे या लेस देन होंगे, कम होंगे, किससे होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो डोमेन होता है, जो डोमेन होते हैं उसके एलिमेंट कोडोमेन से कम होने चाहिए या इसके बराबर होने चाहिए। जैसे कि देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आप देखोगे ये मैं इसको 1 1 बोल सकता हूं, यस या नो, क्योंकि बिल्कुल एलिमेंट बराबर है, ठीक है जी। अब मैं जरा एक और डायग्राम लेता हूं, मैंने लिखा 1 2 3, अभी भी मैं इसको 1 1 बोल सकता हूं, क्यों, क्योंकि कोडोमेन में कोई बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई कोडोमेन के जो एलिमेंट है वो मेरे ज्यादा है, किससे सॉरी डोमेन के एलिमेंट मेरे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, कोडोमेन से। तो क्या मेरा 1 1 कोई रिलेशन बन पाएगा, आप बोलोगे नहीं बन पाएगा। आप लिखोगे, ठीक है, वेयर एज, जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट कोडोमेन से ज्यादा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि डोमेन के एलिमेंट कोडोमेन से क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो इस वजह से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ, क्या पूछे थे इसने, नंबर ऑफ, है ना, हाउ मेनी 1 1 फंक्शन पूछे थे, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, क्या हो जाएंगे, इज 0। कि जिसने पूछा था कितने रिलेशन बनेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा इधर, 0 बोलूंगा। क्यों, क्योंकि अगर ये कंडीशन होती तो मैं बता सकता था कि मेरे नंबर ऑफ कितने मेरे पास बन सकते हैं, बट ये कंडीशन तो बन ही नहीं पा रही, इसकी अपोजिट कंडीशन बन रही है। और जब अपोजिट कंडीशन है तो यहां से आप देख भी सकते हो कि कोई भी मेरे पास 1 1 फंक्शन नहीं बन सकता है, क्लियर। अब इसके अंदर दूसरे में भी एक और बात पूछी है, क्या पूछा, चेक कर सकते हो, कहता है कि अनोदर स्टूडेंट कंसिडर S1 S2 S4, ठीक है, एक सेट के अंदर। किसने बोला कि एक स्टूडेंट है, कंसिडर कर रहा है S1 S2 के साथ, S2 S4 के साथ, तो बताना मिनिमम ऑर्डर पेयर बताने हैं जहां पे इंक्लूड कर सको रिलेशन R के अंदर, मतलब इसके अंदर, कि जिसकी वजह से मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाए लेकिन सिमेट्रिक ना हो, कि मैं इसको रिफ्लेक्सिव तो डिक्लेयर करूं लेकिन सिमेट्रिक डिक्लेयर नहीं करूंगा। और दूसरी बात, इनमें से कोई एक ही पार्ट करना, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है। तो जरा समझते हैं हम इसके लिए भी, कि तीसरे पार्ट का मैं और वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। इसने रिलेशन दे रखा है क्या, कि जो S1 है वो मेरा S2 के साथ है, और जो मेरा S2 है वो मेरा S4 के साथ है। अब इसने बोला कि R1 के अंदर मैं क्या क्या ऐड करूं कि वो मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाए। अब लॉजिकल बात है, कोई भी बंदा, मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी होता है जब उसके अंदर हमारा क्या होता है, सेम सेम वैल्यू हो, कि 1 1 हो। तो ऐसे हम, अगर मेरे को इसको रिफ्लेक्सिव क्लियर करना होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ A, होता है हमारे पास, सेम बात होती है। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने सेम एलिमेंट बना दिए, S1 ला दिया, S2 ला दिया, ठीक है, S3 ला दिया, और S4 ला दिया। तो ये क्या हो गया, मेरा रिफ्लेक्सिव हुआ है, नहीं हुआ। लेकिन इसने बोला सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसके रेसिप्रोकल नहीं डाले, ठीक है। तो ये रिलेशन मेरा निकल कर आ गया,
कि जो मेरा रिफ्लेक्सिव भी है और मेरा क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर बात? ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो R1 है उसमें हमारे पास, मैं पूछूं अगर R1 में क्या ऐड करा, तो आप बोलोगे इतना ऐड करा है हमने। ठीक है, और यही हमारा क्या हो रहा है, इसने यही पूछा था कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होंगे जो इसके अंदर क्या करा जाए, ऐड करा जाए, कि राइट द मिनिमम नंबर ऑफ पेयर टू बी इंक्लूडिंग। ठीक है, तो वही चीज मैंने इधर मिनिमम नंबर ऑफ पेयर मैंने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। क्लियर? अब जरा एक और केस स्टडी देखते हैं कि अगले सेट में कैसी केस स्टडी आई थी, उसको लेकर समझते हैं जरा। ठीक है, तो देखो इसने क्या लिखा हुआ था, अगर मैं अगले केस स्टडी को पढ़ूं, तो देखो कहता है कि लेट ए बी द सेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 12th इन द स्कूल, जहां पे डिफाइन कर रखा है कि ए जो होगा वो हमेशा मेरा नेचुरल नंबर होगा। मतलब ए जो था वो क्या बोला कि ए जो है वो ग्रुप है 30 बच्चों का क्लास 12th के अंदर। ठीक है, और ये हमेशा नेचुरल नंबर है। तो मतलब मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि ए के अंदर 30 बच्चे होंगे, मतलब ये नंबर मैं कंसिडर कर सकता हूं 30 तक। 30 बच्चे तो 30 हो गए हमारे पास नेचुरल नंबर। अब कहता है ऑन द बेसिक रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स, कोई भी स्टूडेंट एक्स है उसका जो रोल नंबर है, सॉरी एफ एक्स बता रखा है, एफ एक्स क्या है हमारा, रोल नंबर है किसका, स्टूडेंट एक्स का। ठीक है, मतलब मेरे पास इधर ये स्टूडेंट है और ये मेरा जो एफ एक्स है ये क्या इनका रोल नंबर है। तो जैसे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 ऐसे करके मेरे पास है, तो इन सबके हमारे रोल नंबर डिफाइन कर रखे हैं। क्लियर? अब पूछ रहा है कि f इज द बाइजेक्टिव फंक्शन या नॉट, कि क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। अब देखो मैं चेक करने जाऊं बाइजेक्टिव का मतलब क्या हो गया, कि वो फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, लॉजिकल बात है। तो अगर मैं देखूं कि भाई हर बच्चे को आप स्कूल के अंदर, एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होता है ना, ऐसा है कि एक बच्चे के दो दो रोल नंबर हो, सोचो। क्लियर है बात? तो मतलब हर एक बच्चे का एक एक रोल नंबर तो होता ही है। मतलब जैसे S1 है, क्या पता इसको 10 दे दिया हो, S2 को क्या पता 12 रोल नंबर दे दिया हो, S4 को क्या पता 15 दे दिया हो, S5 को क्या पता 1 दे दिया हो। तो हर एक बंदे के एक एग्जैक्टली 1 इमेज बन रही है, नहीं बन रही? यस। तो मतलब मेरा 1 1 फंक्शन तो हो गया। बात हो रही थी ऑन टू को लेकर। भाई ऑन टू की मैं बात करूं तो मेरे को एक चीज ध्यान दो, यहां पे क्या है कि जो ए है, ए के बारे में बता रखा है, कि मेरे को ए के बारे में बता रखा है ये नेचुरल नंबर है। क्लियर है ना? क्लियर? और ये नेचुरल नंबर कहां तक थे, 30 बच्चे तक थे। क्लियर हुई बात? लेकिन मैं बात करूं ये भी नेचुरल नंबर था, लेकिन नेचुरल नंबर में मैं बात करूं, ठीक है, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर कंसीडर हो गए होंगे भाई? सोचो, क्या सारे के सारे, जैसे कि देखो 30 बच्चे थे, 30 नंबर क्लियर हो गए। ठीक है, हर एक बच्चे को एक एक रोल नंबर दे दिया, रोल नंबर 1 को 1 दे दिया, रोल नंबर 2 को 2 दे दिया, रोल नंबर 3 को 3 दे दिया, रोल नंबर 4 को 4 दे दिया, रोल नंबर 5 को 5 दे दिया, रोल नंबर 6 को 6। ऐसे 30 बच्चे थे तो 30 वाले को 30 दे दिया। मैं पूछूं व्हाट अबाउट 31वें बंदे का क्या होगा यहाँ पर, 31 नंबर, 32 नंबर, 33 नंबर, 34, 35, क्या कोडोमेन के सेल सारे एलिमेंट की वहां कोई इमेज बनेगी? आप बोलोगे भैया डेफिनेटली नहीं बनेगी। तो क्या बच्चों फिर ये ऑन टू होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे ऑन टू नहीं है। तो अगर ऑन टू नहीं है तो क्या ये बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो अब प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा कर देते हैं। प्रेजेंटेशन में क्या लिखेंगे हम कि एवरी स्टूडेंट इज define particular रोल नंबर। क्लियर? ठीक है, मतलब क्या हुआ कि डोमेन हैज, इट मींस डोमेन हैज एग्जैक्टली वन इमेज हो गई, किसके अंदर हो गई? इन कोडोमेन। ठीक है, तो हेंस इट अ 1 1 फंक्शन, इट इज 1 1 फंक्शन। क्लियर? लेकिन मैं बात करूं ऑन टू को लेकर, क्या ऑन टू है या नहीं है? ऑन टू को चेक करें तो देखो आप ऑन टू के लिए लिख सकते हो कि जो ऑल एलिमेंट है, ऑल
element of codomain has not pre-image in domain। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि भाई एक बच्चे को एक रोल नंबर दे दिया, दो बच्चे को दो दे दिया, तीन बच्चे को तीन दे दिया, चार बच्चे को चार रोल नंबर दे दिया, 30 बच्चे को 30 दे दिया, तो 31वां कहां चला गया, 32 कहां गया, 33 कहां गया, इनका क्या रो होगा, नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो हेंस इट इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, इसलिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं था, क्योंकि 1 1 तो हो रहा है लेकिन ऑन टू नहीं हो रहा। क्लियर, तो पहला पार्ट क्लियर है। अब जरा देखते हैं इसके अगले पार्ट में क्या बोला हुआ है जरा। ठीक है, और दूसरी बात इसमें यहाँ पे क्लियर भी हो गया, गिवन द रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, इसलिए मैंने इतनी बड़ी बात लिखी थी यहाँ पर, ये पूरा का पूरा, मतलब पहले पार्ट में आपने नो लिखा कि बाइजेक्टिव नहीं है, दूसरे पार्ट के लिए आपने पूरा रीजन दे दिया कि क्यों ये हमारा 1 1 और ऑन टू नहीं, सॉरी बाइजेक्टिव नहीं है। क्लियर, अब बात करते हैं इसका तीसरे पार्ट को लेकर। तीसरा पार्ट क्या कहता है, तीसरा पार्ट बिल्कुल अलग है हमारे पास इसके अंदर। तीसरा पार्ट कहता है कि आर बी द रिलेशन डिफाइन कर रखा है, प्लान द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन अ पेयर सच दैट एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई आर द रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट सच दैट वाई इज इक्वल टू 3x। ठीक है, एक रोल नंबर डिफाइन कर रखा है, ठीक है, क्या कि भाई ये हमारा y इक्वल टू 3x, मतलब ये 3x हो गया और ये y हो गया। अब कह रहा है कि लिस्ट द एलिमेंट ऑफ r, r की लिस्ट बनानी है, r क्या क्या बन सकता है मतलब रिलेशन में। तो जैसे कि अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं, रिलेशन बनाऊं, तो जैसे पहला रोल नंबर है तो x की जगह 1 है, तो 1 की जगह क्या आ सकता है, आप बोलोगे 3 आ सकता है, यस या नो, तो 1 की जगह आ गया 3 पहला। मैं पूछूं 2, 2 के साथ क्या आ सकता है, 2 का आप डबल कर दोगे 6 हो गया, 3 के साथ आप बोलोगे 9 आ गया, ठीक है। मैं पूछूं 4 के साथ क्या आ सकता है, आप बोलोगे 12 आ गया, 5 के साथ आप बोलोगे 15, 6 के साथ, ठीक है, ये हमारे ऑर्डर बनते चले जाएंगे। और 10 के साथ 30। लेकिन सोचो, क्या मैं इसके अंदर इस रिलेशन को जब मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये रिलेशन बना रहा हूं, क्या मैं इसमें 11 और 33 कंसीडर कर सकता हूं या नहीं, ये सोचना है। आप बोलोगे नहीं, क्यों नहीं, रीजन, इसने बोला है ये रोल नंबर है एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या है, रोल नंबर, और रोल नंबर क्वेश्चन के अंदर मैं चेक करूं तो जो रोल नंबर थे क्लास के वो 30 बच्चे थे, तो 30 बच्चों का 30 ही रोल नंबर होगा, तो इसका मतलब ये मेरा क्या होगा, जो मेरा आर बनेगा, जो मेरे को इसने आर बनाने के लिए बोला कि लिस्ट द एलिमेंट ऑफ आर, आर की लिस्ट बनानी है, तो आर की लिस्ट में ये वाला कंसिडर नहीं होगा, तो जो बनेगा 1 3 2 3। अब आपको चेक करना है क्या ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें आपने महारत हासिल कर रखी है भाई, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भाई आपको पता है 1,1 ये ऑर्डर इसमें मिल ही नहीं रहा, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। ठीक है, मैं बात करूं अगर सिमेट्रिक को लेकर, सिमेट्रिक को लेकर ये है, तो क्या इसका उल्टा आपको इसमें रिलेशन में मिल रहा है, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिव अगर आप 1,3 ले रहे हो, 3 का डबल 6 हो गया, क्या 1,6 आ रहा है हमारा, नहीं आ रहा। क्लियर, तो मतलब ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर, अब ऐसे इसके अंदर अगला पार्ट भी ऐसे डिफाइन कर रखा है कि रोल नंबर है, जहां पे लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ r, r के एलिमेंट की लिस्ट बनानी है। तो जैसे x की जगह 1 रखा तो ये 1 का क्यूब 2 रखा, 2 का क्यूब 8, 3 रखा 27। अब भाई 4 रखो तो 4 का क्यूब 64 होता है, जो कि हम ये कंसिडर नहीं करेंगे। तो एलिमेंट की लिस्ट में क्या होगा, 1 1 2 8 और 3 8 होगा हमारे पास। अब इसने बोला क्या ये फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन होगा क्योंकि एग्जैक्टली 1 इमेज बन रही है। अब बोला है, सॉरी, हाँ, फंक्शन चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, ये बात आपको ढूंढनी है। ठीक है, अब भाई फंक्शन की मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे अभी मैंने बोला फंक्शन है, ये मैंने मिस्टेक कर दी थी, ये फंक्शन नहीं है, बताता हूं क्यों नहीं है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे 4 की इमेजेस नहीं बन रही है, 5 की इमेज नहीं है, 6 की कोई इमेज नहीं है, और जो रिमेनिंग नंबर है उधर भी कोई इमेजेस नहीं बन पा रही है। तो इसलिए फंक्शन की मैं बात करूं तो आप बोलोगे ये फंक्शन भी नहीं होगा हमारे पास। क्लियर? ठीक है। और एक लास्ट केस स्टडी हमारे पास रह गई इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि सेट नंबर 3 के अंदर हमारे पास आ रखी थी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आगे की इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाए, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। ठीक है, तो देखो क्या कहता है, क्लासरूम टीचर इज द कीप टू द असेंड द लर्निंग फॉर हर स्टूडेंट ऑफ द कंटेंट्स। ये सब दे रखा है, सेट ए बना कर दे रखा है, R1 R2 R3 R4 R5 ये सेट डिफाइन कर रखा है। अब बोला है कि आइडेंटिफाई करना है एक ऐसा रिलेशन इनमें से जो कि रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो, ये ढूंढना है। तो आप देखोगे कि रिफ्लेक्सिव मतलब जहां पे सारे के सारे आ जाए। तो देखिए सारे के सारे कहां आ रहे हैं, जहां 1 1 2 2 3 3 हो। आप इसको चेक करो जरा, पहले मैं इसको ढूंढता हूं। ठीक है, कि ये मैं R5 को पकड़ के चलता हूं। ठीक है, तो आप R5 को देखोगे तो ये यहां पे मेरा क्या हो रहा है, आप बोलोगे भैया ये मेरा रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन एक गड़बड़ है। क्या सोचो, आप बोलोगे ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं बोला था, क्योंकि सिमेट्रिक क्या कहता है, देखो ये वाला केस इसके साथ मिला नहीं मिला, सिमेट्रिक हो गया। मतलब R5 मेरा रिफ्लेक्सिव तो है, साथ के साथ मेरा सिमेट्रिक भी हो गया। इसने बोला सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के केस में जरा R4 चेक करो, क्या R4 हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप बोलोगे भैया डेफिनेटली होगा। तो मतलब पहले केस के अंदर जो मैं आंसर दूंगा वो क्या दूंगा, R4 दूंगा, कि R4 एक ऐसा ही रिलेशन है जो हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? अब देखो कुछ बच्चों के माइंड में आएगा भैया R4 जो आपने लिखा ये सिमेट्रिक तो समझ आ गया, लेकिन ट्रांजिटिव समझ नहीं आया। तो भाई देखो 1,2 लिया मैंने, चलो ट्रांजिटिव के लिए, क्योंकि ट्रांजिटिव बोलता है A, B, C। अब आप चेक करो कि B की जगह तो 2 आ गया, क्या C की जगह कुछ है, नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। तो भाई राइटर एज्यूम करता है, बुक के अंदर भी एक एजप्शन केस था, क्या एज्यूम करता है कि अगर आपका कभी सी वाला एलिमेंट नहीं बन पाए तो वो एलिमेंट आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा ही कहलाएगा। क्लियर? तो इसलिए यहां पे इसका सी नहीं बन पा रहा था, इसलिए उसने ट्रांजिटिव मान लिया। डन हुई बात? क्लियर? तो R4 इसका वो हो गया। अब कहता है आइडेंटिफाई द रिलेशन विच इज द रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, कि रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो। अब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक की मैं बात करूं तो रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, तो पहला केस आप देखो R1 तो सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, R2 सिमेट्रिक है लेकिन सॉरी वो तो है ही नहीं। तो हमारे पास इसमें कौन आएगा, देखते हैं जरा। तो आप बोलोगे भैया इसमें हमारा R5 आ जाएगा। कौन आएगा, R5। कैसे आएगा चेक करते हैं, सेकंड पार्ट के लिए R5 कैसे हो गया। देखो रिफ्लेक्सिव तो निकल कर आ गया होगा 1 1, R5 के अंदर 2 2 3 3 आ गया, 1 1 2 2। अब देखते हैं सिमेट्रिक को लेकर 1 2, तो 1 2 के साथ देखो 2 1 भी बन गया, मतलब ये मेरा सिमेट्रिक डिक्लेयर हो गया। अब मैं बात करूं इधर किसकी, 2 3, तो इसने मेरे को 3 2 भी दे दिया। तो मतलब R5 ऐसा रिलेशन है जो मेरा रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। सेम बात यहाँ पे आपको इस वाले में भी ढूंढनी है कि आइडेंटिफाई करना है वो रिलेशन जो सिमेट्रिक हो, ना ही रिफ्लेक्सिव हो, ना ही ट्रांजिटिव हो। तो इसके लिए आप देखो कि पहला वाला केस R1 है या नहीं है। आप बोलोगे भैया है। मैं पूछूं क्या भाई साहब आपके पास R1 के साथ साथ, मैं पूछूं R1 के साथ साथ R3 हो सकता है या नहीं हो सकता। आप बोलोगे भैया R3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्सिव की बात करें, हाँ इसका तो कोई है ही नहीं हमारे पास, 1 1 है लेकिन 2 2 तो नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इधर R1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसने लास्ट में पूछा, ठीक है, कि भाई व्हाट पेयर शुड बी एडेड टू R2। R2 क्या था वो देख लेते हैं, हमारे पास R2 क्या था इसमें, 1 2 1 3 और 3 2, ये हमारा R2 था। ठीक है, R2 के अंदर
इसने पूछा क्या ऐड करा जाए कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। कौन सा रिलेशन हो जाए? इक्विवेलेंस। तो भाई इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो। तो आप बोलोगे कि भाई पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए इसमें तो ये सब ऐड कर दे, ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव। अब तो सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसका उल्टा होना चाहिए, तो सिमेट्रिक के लिए 2,1, रेसिप्रोकल आ गया इसका उल्टा 3,1 और इसका उल्टा 2,3, सिमेट्रिक भी हो गया। और जब ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया तो ट्रांजिटिव, भाई ट्रांजिटिव आपका अपने आप हो जाएगा, 1,2 ले लो, 2,1 ले लो, ठीक है। तो 1 के साथ क्या था 1, तो 2,1, तो ये हमारा ट्रांजिटिव में भी आ जाएगा। क्लियर? तो हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? यही 6 बंदे हमको इसमें ऐड करने पड़ेंगे, जिस वजह से ये मेरा रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन डिक्लेयर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे मैं आपको कराने वाला हूं PYQ 2024 के, कि 2024 के कौन कौन से क्वेश्चंस आए, इसका पेपर का लेवल कैसा रहा था। ठीक है, तो अगेन बोलता हूं कि भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को आपका पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।